कीमतें सोने की तय कौन करता है और कौन बढ़ाता है कौन कम करता है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। नागपुर के कई ब्रांड्स जो हैं या कई ऐसे बिजनेस वेंचर हैं जो इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर अपना बड़ा नाम बना रहे हैं। मैं हूँ राजेश रोकड़े, मैनेजिंग डायरेक्टर रोकड़े ज्वेलर्स लिमिटेड और साथ ही चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। कीमतें सोने की तय कौन करता है और देखिए, ये किसी के हाथ में नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू है। अगर इसे कोई अगर कीमतें तय करने वाला बन जाता तो उसके हाथ में होता है कि भैया कब खरीदना और कब बेचना। डिसीजन में जो है सोना महत्वपूर्ण एस्पेक्ट रहेगा आपका। 100% इंटरनेशनली सोने का रेट बढ़ा रहेगा और इसका फायदा इंडिया को मिलेगा। और सबसे ज्यादा अगर सोना पूरे वर्ल्ड में कहीं है तो वो इंडिया में। हम देखते हैं कि अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जहां फेस वैल्यू जो है उस पर बहुत ज्यादा फोकस रहता था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आपने देखा होगा, अभी इलेक्शन के समय लाडली बहना ऑफर चला, लाडली बहना कैंपेनिंग चला था। हमने उसमें से प्रेरित होकर लाडली बेटी कैंपेनिंग चलाया। नमस्कार, स्वागत है आपका। यूशन पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। एक पीले कलर की चीज है जो इन दिनों उसके जो रेट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से इसके दाम बढ़ रहे हैं उस तरीके से आम लोगों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही है। और ख़ास तौर से सामान्य लोग, हालांकि ये जो पीले कलर की चीज़ है जिसे हम सोने के तौर पर जानते हैं, इसकी कीमत क्या है और आम लोगों की ज़िंदगी में इसका महत्व कितना है, ये हर कोई लगभग जानता है। और सोने के बिना कोई शुभ कार्य नहीं होता और बाकी के कार्य जो हैं जीवन के ज़रूरी वो भी नहीं होते हैं। लेकिन इसके दाम जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है, इसी पर हम आज बातचीत करेंगे और बहुत तरहों की बातचीत होंगी ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, राजेश रोकड़े जी। और सर का परिचय इस तरीके से, इस लिहाज से मैं कराऊंगा कि नागपुर के कई ब्रांड्स जो हैं या कई ऐसे बिजनेस वेंचर हैं जो इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर अपना बड़ा नाम बना रहे हैं। उनमें से एक रोकड़े ज्वेलर्स भी है और कई तरह की पहचान रोकड़े ज्वेलर्स के अपने तौर पर भी है उनके बिजनेस के बनिस्बत। तो राजेश रोकड़े जी जो हैं और रोकड़े का जो ब्रांड है वो कई जगहों से एसोसिएट भी है, कई सामाजिक कार्यों से एसोसिएट है। विदर्भ में बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से ग्रोथ करे, इसको लेकर भी जो एक प्रयास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के माध्यम से शुरू है, हमारे सीएम साहब के माध्यम से शुरू है, उसमें भी सर का एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो सर के साथ में होंगी आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि मैंने आपका परिचय दिया, परिचय में बहुत सारी बातें मैंने कही, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि जिससे भी हम बातचीत करें, आने वाले 1 घंटे तक जो हम बातचीत करेंगे, उनसे हम हमारे दर्शकों को बहुत बेहतर तरीके से अवगत करा सकें। तो मैं चाहता हूँ कि आपके बारे में बताइए, आपके बिज़नेस के बारे में बताइए, रोकड़े ब्रांड्स के बारे में बताइए, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो आपको, आपके ब्रांड को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें, जान सकें। मैं हूँ राजेश रोकड़े, मैनेजिंग डायरेक्टर रोकड़े ज्वेलर्स लिमिटेड और साथ ही चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। इट इज़ अ एपेक्स बॉडी ऑफ द इंडस्ट्री। और एक तरह से रोकड़ी की जर्नी तो वैसे अभी मेरा बेटा इस बिजनेस में आया है, 5th जनरेशन है जी। तो मोर देन 100 ईयर्स वी आर फ्रॉम रनिंग द बिजनेस। और जिस तरीके से अभी चेंज आया है बिजनेस करने में, बेसिकली रोकड़े ज्वेलर्स ने अपने आप को चेंज किया है 1 अक्टूबर साल 2000। मतलब आज से 25 साल पहले हम लोग ने जो बोलेंगे कि एक तरक्की करना है या इस बिजनेस को इस आयाम पे लेके जाना है कि जहां हम लोग कुछ हमारे ग्राहकों के लिए कुछ कर सके। क्योंकि जब 1 अक्टूबर 2000 साल जैसी कि जिसकी तारीख मैंने अभी ली, पहले और अभी में एक अंतर ये था कि तब ज्वेलरी लोग कैटलॉग में देख के बनाते थे, तब लोग सोना लेके जाते थे और अपनी ज्वेलरी बनवाते थे। लेकिन वो परिवर्तन ऐसा आया कि लोग दिखता है सो बिकता है, रेडीमेड कल्चर ये आ गया था। इस वजह से हम लोग ने वो उस कल्चर अपनाया था। और शायद सही समय पे सही कल्चर अपनाना, सही समय पे सही डिसीजन लेना और सही समय पे हमारे ग्राहकों के लिए सर्विस के लिए रेडी रहना, ये हम लोग ने अपने आप को चेंज किया। शायद इसी वजह से आज रोकड़े ज्वेलर्स पूरे विदर्भ में एक सबसे पसंदीदा ज्वेलर्स करके पसंद भी किया जाता है। और शायद इसीलिए ये भी कहते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन ज्वेलरी इंडस्ट्री इन विदर्भ। लेकिन जब आप लोगों की शुरुआत हुई थी तो उस समय की शुरुआत किस तरीके से, जैसा आपने बताया कि 5th जनरेशन है आपकी, तो सोने चांदी के व्यापार के लिए हम जानते हैं कि हमारे
नागपुर में एक सराफा ओली है, वहाँ पर बहुत सारे जो ज्वेलर्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो आप लोगों की शुरुआत किस तरीके से हुई थी? आज हम देखते हैं कि 4-5 बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं और आप जिन इमारतों का जिस तरीके से लुक रख के अपना शोरूम रखते हैं, वो भी एक तरीके से थोड़ा-सा आकर्षक करती है। पर शुरुआत में तो इस तरीके का दौर नहीं रहा होगा। तो शुरुआत में किस तरीके से संघर्ष था? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि अभी मैं तो 4th जनरेशन हूँ, मेरा बेटा भी इस बिज़नेस में जॉइन किया है और जैसे जनरेशन की जब बात करता हूँ मैं, तो कहीं न कहीं ये है कि मेरे दादाजी, उनके पापा से ये लेगेसी चलती आई है। हुँ, तो बेसिकली वी आर अ सोनी, सोनी मतलब सुनार लोग हुँ। और तो सुनार सराफा ओली में ही दुकान थी? सराफाउली में हम लोग मतलब तब की मार्केट पुराना जब भोसले कालीन मार्केट अगर कुछ था, तो वो इतवारी था हुँ, और महल एरिया को सिविल लाइन कहा जाता था। हुँ, तब से हमारी लेगेसी है और इतवारी में जब सराफा मार्केट में गलाई लाइन करके एक जगह थी, उस जगह में हम लोग का दुकान था और तब एक कारागिरी के माध्यम से हम लोग काम करते थे हुँ, और ये तब से जर्नी स्टार्ट हुई है। करीब 100 सवा 100 स्क्वायर फीट की एक जगह थी, वहाँ से हम लोग हमारे ग्राहकों को सेवाएँ तब से देते थे। लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है और हुँ, धीरे-धीरे परिवर्तन को हमने अपनाया हुँ, और शायद इसकी जर्नी हमारे पापा ने स्टार्ट की एक तरह से। हुँ, रेडीमेड कल्चर को लाया उन्होंने, थोड़ा-सा बताया कि थोड़ा-सा तब पता है गद्दी वाली दुकान रहती थी, गद्दियों पे हुँ, बैठ के व्यापार किया जाता था। हुँ, तो स्टैंडिंग काउंटर्स, हुँ, कस्टमर को सर्विस लेने के लिए उनको सही ढंग से दिखा सके। ट्रेज़ पहले पुड़िया में माल दिखाया जाता था हुँ, कि छोटी-सी पुड़िया में खोल दिया और ऐसे 4 रख दिया हुँ, काँच के ऊपर और सिलेक्शन होता था। हुँ, या कैटलॉग में पसंद किया जाता, तो वो सब कल्चर तब था, लेकिन बाद में मैंने कहा कि कल्चर चेंज हुआ, हुँ, ग्राहकों की माँग भी चेंज हुई, हमने भी हमारी सर्वे अपने आप को अपडेट किया और शायद अपने आप को अपडेट करने के वजह से ही हम लोग भी धीरे-धीरे यहाँ तक के ग्रो कर पाए। और बेसिकली मैंने मतलब वही कह रहा हूँ कि पहले तो एक इतवारी में एक छोटी-सी दुकान हुआ करती थी, हुँ, लेकिन पहला स्टेप हमारा महल पे जहाँ हमने हमारा शोरूम स्टार्ट किया था 1 बड़कच चौक अक्टूबर, में। हाँ, ये बड़कच जिसे बड़कच चौक या पंडित बेच्छराज व्यास चौक भी कहा जाता है, हुँ, महल एरिया में। तो वहाँ हम लोग ने हमारा पहला शोरूम स्टार्ट किया था और महल के लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिया कि धीरे-धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ते गया। उसके बाद फिर एयरपोर्ट पे भी खोला गया, लक्ष्मीनगर में खोला गया, कोराड़ी में खोला गया, हिंगना में खोला गया, भंडारा में खोला गया और इसके साथ अभी हम लोग 4 दिन बाद हम लोग अभी गोंदिया में खोलने जा रहे हैं भंडारा के बाद। हुँ, तो उसके बाद चंद्रपुर, यवतमाल ये ऑलरेडी हमारी पाइपलाइन में। तो ये एक जर्नी पूरी धीरे-धीरे स्टार्ट हुई और कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बढ़ता गया। ग्राहकों का विश्वास, जो उनका विश्वास एक कहीं न कहीं जो हम पे ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट की वजह से हम ये कर पाया क्योंकि हुँ, सबसे पहले है ग्राहक। हुँ। आप कितनी भी अपनी तैयारी कर लो, लेकिन ग्राहक अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ग्राहकों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, उनके लिए मैं आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हुँ, उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं यही कहूँगा कि रोकड़े ज्वेलर्स अब केवल एक महल का ज्वेलर्स नहीं रहा, नागपुर का नहीं रहा, पूरे विदर्भ का ज्वेलर्स बन गया हुँ, और ये श्रेय मैं सभी विदर्भवासियों को देता हुँ। हूँ। अच्छा, ये पीले कलर के कागज़ को इस्तेमाल सारे सुनार करते हैं। उसका मैं आज तक तुक नहीं जान पाया कि क्यों होता है कि मतलब उसमें अगर आप सोने की कोई ज्वेलरी दिखा रहे हैं, तो पीले कलर की पन्नी या कागज़ जो रखा जाता है। एक अ, ऐसे मन में सवाल आ गया कि नहीं, मेरे पीले कलर को के कागज़ का देखिए, इस्तेमाल कोई क्यों? भी धातु जो होता है ना, उसको शुभ देते समय पीला नहीं, उसका गुलाबी कलर का ताव होता है, जिसे हम लोग एक पेपर बोलते हैं, हुँ, वो रखते थे और उसमें पुड़िया बाँधते थे, जिससे कि वो गोल्ड जो है खिल के दिखे। हुँ, उसके पीछे का वो था क्योंकि अगर डार्क बैकग्राउंड रहेगा, उसमें पीला कलर और अच्छा से दिखता है। हुँ, और जिस तरीके से सोना पहले मतलब लोग तो आप मुझे कहते हैं, यार सोना बहुत महँगा हो गया। हुँ, मैं उनको यही कहता हूँ कि सोना पहले भी महँगा नहीं था, आज भी महँगा नहीं और कल भी महँगा नहीं रहेगा। हुँ, तो बोले ऐसे कैसी बातें कर रहे हो? तो मैं उनको ये बोलता हूँ, सोना पहले भी कीमती था, आज भी कीमती और कल भी कीमती रहेगा। हुँ, कीमती होना और महँगा दोनों में बहुत अंतर है। हुँ, अगर मैं देखता हूँ जिस तरीके से गोल्ड ने रिटर्न दिया है, हुँ, तो इट इज़ अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। हुँ, आप देखेंगे, अभी मैं कुछ लोगों के साथ मिलता हूँ या कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मिलता हूँ या कुछ गृहिणियों के साथ बातें करता हूँ, लेडीज़ों के साथ बातें करता हूँ, तो वो दुखी भी है और खुश भी है। हुँ, मैं बोलता बहुत लोग बोले, यार ये कैसा हो सकता है कि कोई दुखी भी है और खुश भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो वो दुखी होगा या खुश होगा। हुँ, तो मैं उनको समझाता हूँ कि देखो, जिन लोगों ने पहले सोना खरीद लिया है, हुँ, पिछले साल सोने का रेट 72,000 था, हुँ, इसी दरम्यान में हुँ, 75,000, तब भी लोग बोलते थे कि सोना तो बहुत महँगा हो गया। हुँ, उसके पिछले साल 58,000 था, तो सोना बोलते महँगा है। हुँ, अब 1,25,000 के आसपास गोल्ड पहुँचते आ रहा है, 24 तो हो ही गया आज हुँ, नागपुर में। हुँ, तो सोना आज 1,25,000 है, अब देखिए 1.5 लाख अगर अगले साल हो जाता है, हुँ, जिस तरीके से गोल्ड की रैली चल रही है,
मुझे नहीं लगता है कि अगर अगले साल 1.5 लाख हो गया तो कोई बड़ी बात है, क्योंकि अगर 75,000 से 1.25 लाख के आसपास 50,000 का रेट अगर एक साल में बढ़ सकता है, 50% के आसपास की तेजी अगर गोल्ड में आती है, इसका मतलब भविष्य में और तेजी आ सकती है। अगर मैं बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर जाता हूँ, 25,000 का भी रेट बढ़ जाता है, तब भी 1.5 लाख हो जाएगा, तभी 1,25,000 सस्ता लगेगा। तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने 75,000 के भाव से सोना खरीदा होगा, उनको इस चीज का सुख लगता है कि मैंने 75 में खरीदा, आज मुझे 1.25 लाख का रेट है, तो मुझे 50,000 का फायदा हुआ है। लेकिन दुख इसलिए भी है कि यार मैंने ज्यादा नहीं खरीदा, तो कहीं ना कहीं उनको भी फील आती है मैंने उसी समय 10 तोला ही खरीदा, या 5 तोला ही खरीदा, या 10 ग्राम ही खरीदा, या 50 ग्राम खरीदा, तो वो और खरीदना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन मेंटालिटी हो गई है कि सुख भी है और दुख भी है। तो एकमात्र धातु है जो दोनों दे रहा है। और मुझे लगता है जिस तरीके से आपने अभी पीला कलर की बात की, उसके ऊपर की होती है कि पीला कलर जो है समृद्धि का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक। आप सूर्य देवता को देख लीजिए, पीला कलर है, वो एनर्जी देता है हमें, क्योंकि अगर सूर्य देवता नहीं आए तो हमारी एनर्जी हम डल महसूस करेंगे। सेम ऐसा ही सोने का भस्म, मतलब सोने का जो पाउडर है, वह तक लोग खाने की बात करते हैं और अपने स्किन पे लगाने की बात आयुर्वेद में बोला गया है। तो ये जो धातु है वो गुलाबी रंग के ताव पे या गुलाबी रंग के पेपर पे रख के दिखाया जाता था, और पीला कलर का जो है वो स्टोन, स्पेशली पुखराज, जिससे कि उसका पीलापन और ज्यादा इन्हांस होता है। तो ये उसके पीछे का कारण है। एक सवाल आपसे ऐसा है, मुझे लगता है कि ये हमारे जो दर्शक हैं उनके भी मन में ये सवाल होगा और वो इस बात को समझना चाहेंगे। और चूंकि आप इस सेक्टर को नेशनल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। ये कीमतें सोने की तय कौन करता है और कौन बढ़ाता है, कौन कम करता है? आम आदमी बेचारा परेशान हो जाता है। देखिए, ये किसी के हाथ में नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू है। अगर इसे कोई अगर कीमतें तय करने वाला बन जाता तो उसके हाथ में होता है कि भैया कब खरीदना और कब बेचना। इट इज डिपेंड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। तो कोई भी चीज अगर नेचुरल चीज है और वो फिर से उत्पादन नहीं किया जा सकता है उस चीज का, तो वो बट नेचुरली जैसे जैसे समय जाते जाएगा, जैसे जैसे माइनिंग होती जाएगी, जैसे जैसे वो चीज कम होती जाएगी, वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। जो मेरा एक अनुमान है कि ओवरऑल 5 लाख टन के आसपास पूरे वर्ल्ड में धरती के अंदर गोल्ड था, उसमें से 3 लाख टन के आसपास माइनिंग हो चुकी है। अभी भी 2 लाख के आसपास की मैक्सिमम माइनिंग हो सकती है, इससे बाद नहीं हो सकती, क्योंकि गोल्ड ही नहीं है, क्योंकि उतना निकाल चुके हम दुनिया से, धरती के अंदर से। तो इसका मतलब ये नेचुरल प्रोडक्ट है। अभी देखिए, आप, मैं इसको पेट्रोल के साथ आपके सामने एक तुलनात्मक तौर पे रखता हूँ। पेट्रोल का विकल्प निकला डीजल, डीजल का विकल्प निकला एवी, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है वो आ गया। यहाँ तक के कि हाइड्रोजन, मतलब पानी से भी गाड़ियां चल सकती है। तो ये उसके विकल्प आते गए, लेकिन सोने में ऐसा कोई विकल्प आज तक ही नहीं आया। और सोना इतना पसंद किया जाने वाला चीज है कि उससे 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार सोने को माना जाता है। और पहले तो सोना केवल श्रृंगार के लिए लिया जाता था, लेकिन अब सोना श्रृंगार के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जाता है। तो ये एक बड़ी बात है। इस वजह से गोल्ड के रेट्स डिमांड एंड सप्लाई पे कहीं ना कहीं बेस होते हैं, और डिमांड बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन में। आपको अगर मैं फिगर वाइज बताऊंगा, 2023 में 756 टन इंपोर्ट हुआ था इंडिया में, सिर्फ भारत में, जो कि 2024 में 812 टन हुआ। अब पता नहीं इस साल का फिगर अभी आने का, दिसंबर के बाद वो फिगर भी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल भेजेगा। तो कहीं ना कहीं गोल्ड 700 से 800 टन के आसपास इंपोर्ट होता है। अभी तक के 400 टन हो चुका है इंडिया में। तो ये कहीं ना कहीं डिमांडेड चीज होने के कारण गोल्ड के रेट डिमांड के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये केवल इंडिया की बात नहीं है, ये पूरे दुनिया की जितने भी सेंट्रल बैंक्स है, सेंट्रल बैंक मतलब भारत में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे हर देश की जो सेंट्रल बैंक्स है वो भी अपना रिजर्व बढ़ा रही है, क्योंकि उनको अगर करेंसीज प्रिंट करनी है तो उसके अगेंस्ट में उतना गोल्ड उन्हें रिजर्व रखना पड़ता है। तो उसके लिए वो बाइंग करते रहते हैं। साथ ही साथ पहले जो फॉरेन रिजर्व डॉलर में रखा जाता था, अभी उन्होंने डी डॉलराइजेशन शुरू कर दिया है। तो वो डॉलराइजेशन को उन्होंने डॉलर को कम कर करके, या यूएस का जो मनी है या यूएस की जो करेंसी है उसको वो शिफ्ट कर रहे हैं गोल्ड के अंदर। तो इस वजह से डी डॉलराइजेशन चल रहा है। अब डी डॉलराइजेशन जब चल रहा है तो सभी देशों की डिमांड बढ़ गई। अब आप सोचिए, ये 3 और 4% और 5% केवल चाइना अभी डी डॉलराइजेशन कर रहा है। अगर ये डी डॉलराइजेशन अगर बढ़ जाता है और 5 से 10% का,
तो गोल्ड के रेट 1.5 लाख और 1.25 लाख और 2 लाख होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम्म, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, और आज के तारीख में केवल डी-डॉलराइजेशन ही एक सब्जेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में है जियोपॉलिटिकल टेंशन। अभी जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का युद्ध, जो कि ऐसा लगता था 3 दिन में खत्म होने वाला था, आज 3 साल से ज़्यादा हो गया, वो युद्ध खत्म नहीं हुआ। यूक्रेन के युद्ध ने ये भी एक नई बात समझाई कि नॉर्मली अगर किसी को कोई चीज़ इन्वेस्ट करनी है तो नॉर्मली वो पैसे बैंक में रखता है, वहाँ से इंटरेस्ट लेता है, शेयर मार्केट में डालता है, ज़मीन लेता है या सोना खरीदता है, इसके अलावा और कहीं डालता नहीं है। तो यूक्रेन के युद्ध से लोगों को ये समझ में आया कि जिन्होंने बैंक में पैसा रखा, जब परिस्थिति नेशनल इंटीग्रिटी या नेशनल इमरजेंसी पे आ गई तो बैंक से पैसा नहीं निकाल पाए। आप देखिए हमारे यहाँ कोविड में हम लोग पैसा निकाल सकते थे क्या? नहीं निकाल सकते थे, एक लिमिट कर दी थी। अब 10,000 निकाल सकते हैं, 50,000 निकाल सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसी इमरजेंसी किसी देश पे आती है तो उस समय में गवर्नमेंट बैन कर देती है, और ऐसे समय पे अपना ही पैसा आप बैंक से नहीं निकाल पाते हो। तो इस वजह से यूक्रेन जैसे देश ने ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि आपका पैसा अगर बहुत ज़्यादा फंड केवल और बैंक के भरोसे आप रखते हो, तो जब कभी भी ऐसी परिस्थिति जो आज यूक्रेन पे आई हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में आप फंड भी नहीं निकाल पाओगे। वहाँ के ज़मीन के रेट जो लाखों करोड़ों में थे, वो हज़ारों में भी आज खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बम गिरते जा रहे हैं, वहाँ पे सब तहस नहस हो गया, इकोनॉमी तहस नहस हो गई, शेयर मार्केट खत्म हो गया। तो बचा क्या? केवल और केवल सोना। तो जिन लोगों के पास सोने की ज्वेलरी थी, उन्होंने अपने आप की वो ज्वेलरी लेके दूसरे देशों में शरण जाके अपना कहीं ना कहीं मतलब जो बोले गुजारा किया। तो इसलिए मेरा ऑलवेज ये कहना है कि अपने पोर्टफोलियो में ऑलवेज 30 to 50% गोल्ड को रखिए। एक मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप सारा का सारा सोने पे ये कर लीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ भविष्य के सुरक्षा के लिए अपना जो भी पोर्टफोलियो, अगर आप कुछ आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो 25,000 बैंक में रखिए, 25,000 की जमीन करिए और 50,000 रुपया आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। तो इससे आपका भविष्य उज्जवल होगा। साथों साथ एकमात्र कमोडिटी ये है जो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो और उसे पहन भी सकते हो, जिससे कि आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। महिलाएं जब नॉर्मल विदाउट ज्वेलरी और विद ज्वेलरी आप देखेंगे तो उनका एक अंदाज ही अलग हो जाता, कॉन्फिडेंस अंदर से अलग से आ जाता। आप देखिए कई मैं पुराने मोहनजोदारो या और भी जो पुराने संस्कृति है उसके अंदर जो पुरानी मम्मीज निकली है उसमें कपड़े नहीं है लेकिन ज्वेलरी है आज भी। मतलब इतना पुराना ये इतिहास रहा है इस ज्वेलरी इंडस्ट्री का कि लोग तब भी ज्वेलरी को इतना ही महत्व देते थे, आज भी देते और कल भी देंगे। इसलिए इस इंडस्ट्री में गोल्ड को लेके बहुत ज़्यादा लोगों का अट्रैक्शन है, और शायद इसीलिए अट्रैक्शन है क्योंकि ये रिटर्न भी बहुत देता है। कभी भी सोना किसी को दुखी नहीं पहुंचाता है। मैंने जैसे कि कहा 75,000 से आज 1.25 लाख के आसपास गोल्ड का रेट आ गया। आज सोचिए जिन जिन लोगों ने पिछले साल लिया होगा आज वो खुश हो रहे। तो ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, कम होने के चांसेस नहीं है। ये तो मैंने केवल 2 कारण बताए। अब यूएस का टैरिफ वार चल रहा है, ये भी एक कारण करता है। अभी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएस फेड जिसे कहा जाता है, वो अपने इंटरेस्ट रेट दिनों दिन कम करते जा रहे हैं। बैंक का इंटरेस्ट रेट अगर कम होते जाएगा, ऑटोमेटिकली लोग फिर फंड वहां ना रखते हुए गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो वो फंड भी अभी गोल्ड की तरफ आ रहा है। तो ऐसी सब चीजें एक साथ जब आती है तो वो गोल्ड को इम्पैक्ट करती है। और जिस तरीके से अभी पूरा वर्ल्ड 2 भाग में बट चुका है, आपने देखा होगा यूएस और यूरोपियन नेशंस, नाटो जिसे कहा जा सकता है, ये एक समूह बन गया है। रशिया, चाइना और इंडिया ये एक तरह का, क्योंकि रशिया ने यूएस ने इंडिया पे भी टैरिफ लगाया, चाइना पे भी लगाया, ऑलरेडी रशिया पे लगा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये 3 बड़े देश आज वर्ल्ड के एक साथ आ चुके हैं, और इससे बाकी देशों को कहीं ना कहीं तकलीफ जा सकती है। और ये इस वजह से भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस और बढ़ेंगे, और इसीलिए गोल्ड बढ़ना एकदम निरंतर शुरू रहने वाला है, कम नहीं होने वाला है। और मुझे ये भी याद है आज से 20 साल पहले ईरान और इराक का भी युद्ध हुआ था। इराक का चल रहा था जब सद्दाम हुसैन की बात चली थी, तब भी गोल्ड बढ़ा था। अब तो इराक का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन फिर दूसरा शुरू हो गया, इजराइल और हमास का, या फिर इजराइल और दूसरे ईरान का। तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकली टेंशंस चलते आए हैं, चलते रहेंगे। एक देश दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को अटैक करते हैं, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं एक आर्थिक मंदी विश्व स्तरीय आ सकती है भारत को छोड़ के। भारत एक बहुत ही प्रबल राष्ट्र बन चुका है, भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, क्योंकि
आज भारत की ताकत ही भारत की लोक संख्या है। पहले भारत को एक ऐसा देश करके देखा जाता था कि ये देश बहुत पिछड़ा है, लेकिन जिस तरीके से हमारे पास सेंट्रली एक मजबूत ताकत है, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से बात रखते हैं, आज देखिए वर्ल्ड लेवल पे हमें एक अलग सम्मान मिला है। तो कहीं ना कहीं 2047 का विकसित भारत की तैयारी, आज तक के कभी किसी ने ये बात शुरुआत नहीं की थी कि हम लोग विकसित भी हो सकते हैं। विकासशील तो कई सालों से पीढ़ियां निकल गई, लोगों की जिंदगियां निकल गई, लेकिन विकसित भारत का सपना अगर साकार करना है तो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है। आज पूरे वर्ल्ड में चले जाइए आप, हर बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हेड जो है वो इंडियंस है। आज सबसे ज्यादा पैसे वाले लोगों में इंडियंस की लाइन है। भारत की छवि जो है वो मजबूत हो रही है, और इसमें आपका ऐसा कहना है कि जो नेतृत्व है वो नेतृत्व बहुत हद तक जो है वो प्रभावी अपनी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए मेरा कहना है कि भारत को छोड़ के बाकी सब जगह रिसेशन आ सकता है, भारत में नहीं आ सकता है, क्योंकि भारत की लोक संख्या ही इसकी ताकत है। और भारत में जिस तरीके से पहले भी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज भी और कल भी सोने की चिड़िया। तो रिसेशन में जो है सोना महत्वपूर्ण एस्पेक्ट रहेगा आपका, 100%। इंटरनेशनली सोने का रेट बढ़ा रहेगा और इसका फायदा इंडिया को मिलेगा। और सबसे ज्यादा अगर सोना पूरे वर्ल्ड में कहीं है तो वो इंडिया में। कितना सोना होगा ऐसा भारत के पास, अगर आप एक अनुमान लगा के बता पाएं? अनुमान लगाता हूँ, यूएस के पास करीब 8000 टन के आसपास का रिजर्व है, और भारत 800 टन तो हर साल इंपोर्ट करता है, और वो कितने सालों से करते आया। अगर मेरा एज अ चेयरमैन जीजेसी के होने के नाते एक मेरा अनुमान है कि 50,000 से 70,000 टन के आसपास सोना सिर्फ भारत में है, महिलाओं के पास। और इंडियन गवर्नमेंट के पास 800 टन सोना है। इसके अलावा बाकी जो सोना है वो भारतीय महिलाओं के पास है। तो ये इतना ज्यादा सोना है कि पूरे वर्ल्ड का 90% सोना इंडिया के पास है, अगर देखा जाए तो। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि ये रिजर्व और बढ़ने वाला है, ये कहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ही सोने को बहुत ज्यादा महत्व है। और मैं हर बार इसलिए कहता हूं कि सोने को भारतीय संस्कृति ने महत्व दिया है, धार्मिक महत्व दिया है, और इसीलिए व्यापारिक महत्व इसका बढ़ गया है। आपने इंटरनेशनल मार्केट की बात की कि सोने का रेट किस तरीके से तय होता है और इस पर नियंत्रण किसी का नहीं रहता है, पर हम देखते हैं कि हमारे शहरों में भी उसका असर दिखाई देता है, उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। मुंबई में अलग रेट होता है, नागपुर में अलग रेट होता है, कलकत्ता में अलग रेट होता है, किसी और शहर में अलग रेट होता है। तो ये रेट शहरों के हिसाब से किस तरीके से तय होते हैं? देखिए क्या होता है, एक इंटरनेशनली एक रेट फिक्स हो जाता है डॉलर प्रति अंश, मतलब एक अंश 31.1 ग्राम का होता है इंटरनेशनली। जैसे हमारे यहाँ हम लोग ट्रेड करते हैं तो प्रति 10 ग्राम आपने रेट कोट किया कि 1,24,000, वैसे इंटरनेशनली 4,000 या 4,100 डॉलर प्रति अंश ये रेट होते हैं। वो रेट के बाद जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है वो उसके ऊपर लोड होती है, प्रीमियम अपलोड होता है, प्लस जीएसटी या फिर वहाँ के जो ऑपरेशनल चार्जेस है वो ऐड हो जाते हैं, और एक फाइनल अमाउंट आता है, और वो हमारी होती है वैल्यू। और मानिए मुंबई में अगर इंपोर्ट हुआ है, अब मुंबई से उसे नागपुर भेजना है, तो वहाँ के लॉजिस्टिक चार्जेस होते हैं, तो वो लॉजिस्टिक चार्जेस चार्ज करके फिर नागपुर में एक रेट आ जाता है। या फिर उसको चेन्नई भेजना है तो चेन्नई के लॉजिस्टिक चार्जेस उसमें ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग देशों अलग अलग शहरों में देशों से आता हुआ सोना फिर उसमें वैल्यू एडिशन होता है, और इस तरह से उसके रेट तय होते हैं। एक सवाल अब ऐसा है कि आप तो चूंकि ज्वेलर्स हैं, आपका ये व्यवसाय है, तो आप सोने की खूबियां गिना रहे हैं कि उसे निवेश के तौर पर आप कितना बेहतरीन तरीके से विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं, ये भी आप बता रहे हैं। आप ये भी बता रहे हैं कि 50% जो है आपको सोने में निवेश करना चाहिए, वो अच्छा रिटर्न देगा। और इन्वेस्टमेंट को लेके एक बात ये भी कही जाती है कि आपका जो इन्फ्लेशन का दर है उसको कम से कम बीट करे, इस तरीके का रिटर्न आपको किसी इन्वेस्टमेंट से मिलना चाहिए, ये ऐसा आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन बात ये भी है कि सोने पे अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको अगले साल रेट बढ़ गया तो वो बेच के पैसे तो लेगा नहीं उससे, क्योंकि ये भी मानसिकता है। अब हमारे यहाँ जो परंपरागत मानसिकता वो चली आ रही है कि अगर परदादे ने सोना लिया तो आज का उसका जो पोता है वो भी सहेज के रखता है। सोने को बेचने वाला जो कल्चर है वो आज भी और एक तरीके से समाज में खराब भी मानता है। तो ये रिटर्न किस तरीके से दे रहा है फिर सोना? अगर मान लीजिए कि मेरे फोर फादर ने बहुत पहले लिया होगा, 1 तोला लिया होगा, 2 तोला लिया होगा, 5 तोला लिया होगा, मैं आज तक उसको संभाल के रखा हूं। अब मैं एक परंपरागत रूप से मेरे को सीख ये भी मिली कि बाबू सोने को कभी बेचना नहीं है आपको, तो आपको रिटर्न वो कैसे दे रहा है ये भी समझना पड़ेगा।
देखिए, इसके 2 तरीके से आंसर देता हूँ। जिस तरह से आपने अभी इन्फ्लेशन की बात कही, हुँ, वर्ल्ड में इन्फ्लेशन रेट होता है 2% से मैक्सिमम 4%। हुँ, इससे मैं एवरेज भी अगर 4% का इन्फ्लेशन रेट पकड़ता हूँ पूरे वर्ल्ड में, हुँ, तो उसके अगेंस्ट में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर पिछले 75 साल का रिकॉर्ड हम लोग गोल्ड को देख लेते हैं, हुँ, इस साल तो ठीक है 50% से गोल्ड के रेट बढ़े, हुँ, लेकिन मिनिमम 8% और मैक्सिमम 12% का स्लैब बनता है। हुँ, तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में गोल्ड ने डबल का रिटर्न दिया है। हुँ, तो ये हो गया इसके अट्रैक्शन वाली बात। हुँ, अब मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि जिस तरीके से आपने कहा कि ये गोल्ड तो ले लिया है, लेकिन इसे कमाया कैसे या फ़ायदा कैसा किया? हुँ, अब मानिए एक दादी है, दादी ने अपने लिए कंगन बनाए। हुँ, अब कंगन तो 2 ही बने हैं। हुँ, अब 2 कंगन बनने के बाद दादी को 4 बच्चे हैं, हुँ, 2 बेटे, 2 बेटियाँ। हुँ, अब 2 बेटे जो है उनको 2 बहुएँ आने वाली है, हुँ, जो बेटी है उनके लिए 2 दामाद आने वाले हैं। हुँ, अब कंगन तो 2 ही है, हुँ, तो 2 कंगन को 4 जगह तो दे नहीं सकती। हुँ, तो दादी क्या करेगी, 2 कंगन और खरीदेगी और वो 2 कंगन अपनी धरोहर कहीं न कहीं अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को हैंडओवर करती है। हुँ, क्यों? क्योंकि वो एक कहीं न कहीं अटैच होते हैं कि ये ज्वेलरी मेरी दादी ने पहनी थी। हुँ, आज हमारे पास कई ऐसे कस्टमर्स हैं कि वो पुरानी डिज़ाइन्स आज भी वो संजो के रखते हैं और हर जिस तरीके से मैंने दादी का किस्सा बताया, हुँ, तो हर पिता अपने पुत्र को या जो महिला होगी वो अपनी बेटी को हुँ, कहीं न कहीं ये ट्रेडिशन को पास ऑन करने की इच्छा रखती है। वो क्या हुँ, सोचती है कि मेरे पास चूड़ी है तो मेरी चूड़ी मैं मेरी बेटी को दूँगी। मेरे पास अगर कोई मोहनमाला या नेकलेस है तो ये मैं मेरी बहू को दूँगी। हुँ, तो ये जो लीगेसी है वो कैरी फॉरवर्ड होती रहती है और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पहले ज़माना गया, पहले होता था कि हम 2 हमारे 2, हुँ, तो क्या हो गया 2 से 2 मतलब डबल हुए वो। हुँ, तो कहीं न कहीं अगर किसी के यहाँ 3 बच्चे हैं, हुँ, तो उनको 3 बच्चों में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हुँ, उनको तो खरीदना ही पड़ेगा। हुँ, अब वो 3 के 6 हो रहे आगे, हुँ, तो उनके लिए आगे खरीदना है। तो धीरे-धीरे करके करते ऐसे लोग खरीदते हैं और वो लेगेसी को सामने फॉरवर्ड करते हैं और इस वजह से लोगों को सोना खरीदने के लिए आना भी पड़ता है। लोग चाहते भी है हुँ, कि मैं उसे पैसे दूँ, तो हुँ, शायद वो पैसे इंटरेस्ट रेट के कैलकुलेशन में उतने ना बढ़े जितने कि सोना बढ़े। हुँ, पैसे अगर होगा, पैसे का आज का मैं देखता हूँ कई लोग अभी रक्षाबंधन से लेके तो अभी धनतेरस तक के हैं। हुँ, मैंने कई लोगों को देखा है कि रक्षाबंधन में सभी भाइयों ने अपने बहनों को पैसा न देते हुए ज्वेलरी दी। हुँ, कई बहनों ने अपने भाइयों को ब्रेसलेट खरीद के दिया, अंगूठी खरीद के दिया कि वो अगर मैं पैसे दे दूँ, तो शायद वो पैसा खर्चा हो जाए। लेकिन वो ज्वेलरी उनके पास कहीं न कहीं एक-दूसरे का प्यार का बंधन बना रहे, इस वजह से वो उनके पास रहे। अभी हुँ, धनतेरस है, नॉर्मली धनतेरस के दिन या दिवाली के पाड़वे के दिन या दिवाली के दिन कई ऐसे लोग हैं जो अपने पत्नी को या अपनी बहन को या अपनी माँ को हुँ, कोई ना कोई ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं हुँ, कि इसी बहाने उनके पास एक गिफ्ट यादगार गिफ्ट बन जाए और साल में एक तोहफा, एक हुँ, ऐसा तोहफा जो उन्हें 16 श्रृंगार में एक ऐड ऑन करे, हुँ, एक ऐसा कॉन्फिडेंस दे जो पहनने भी सके और उन्हें वो एक अपनापन भी लगे। हुँ, आप सोचिए अगर कि आपने देखा होगा सगाई में नॉर्मली फिंगर रिंग्स एक्सचेंज होती है। हुँ, क्यों? कि वो यादगार बना रहे हैं, देखें एक दूसरे को कि दिस इज वी आर बॉर्न टू ईच अदर। हुँ, सेम ऐसे ही अगर एक घर में पुरुष है, वो अपने बेटी को, बहन को, माँ को या फिर अपनी बीवी को 1 साल का एक गिफ्ट देता है, तो वो यादगार बनता है कि हुँ, हाँ, आपने ये पिछले दिवाली मुझे दिया था, उसके पिछले दिवाली में ये आपने दिया था, तो ये कहीं न कहीं बॉन्डिंग बढ़ाता है और हुँ, ये बॉन्डिंग केवल ज्वेलरी तक की नहीं है, तो कहीं न कहीं ये इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। हुँ, तो ये इस तरीके की वजह से कहीं न कहीं इसके प्रॉफ़िट इसको पैसे में नहीं तोला जा सकता, हुँ, इसे वैल्यूज़ में तोला जा सकता है हुँ। कि हाँ, ये वैल्यूएबल चीज़ मेरे पास है करके। आपने वैल्यू की बात की वैल्यू की बात से मुझे एक बात याद आई कि हमारे विदर्भ में या नागपुर में जो व्यापार करने का ज्वेलर्स और ग्राहकों का जो कनेक्शन है, पता नहीं आपके यहाँ है कि नहीं है, पर वो बड़ा अच्छा-सा भी मालूम पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँ कि अभी हमारे घर से हम जिस ज्वेलर के पास से सामान खरीदते हैं, अब साल भर में तो कोई ना कोई खरीदता ही है, महिलाएँ खरीदती हैं। तो मान लीजिए कि अगर 1 साल के बाद में घर में शादी है, तो उस ज्वेलर्स को पता है कि यार इनके घर में 1 साल के बाद में शादी है, तो वो अपनी तरफ से सलाह देता है कि दीदी आज ये रेट है, आप आज आके सोना बुक कर लीजिए, नहीं तो आप 1 साल के बाद में लेंगे तो इसका रेट इतना होगा। तो उसका अनुभव तो ख़ैर होता भी है कि मतलब हमने मतलब पिछले साल जब एक
थोड़ा-सा ठीक-ठाक अमाउंट का रहा होगा। आज जितना महँगा है उतना नहीं था, तो उस समय हमने बुक कर लिया और जब हमको ज़रूरत होगी वो उसको सोना दे देगा। तो विदर्भ में एक तो ज्वेलरी इंडस्ट्री और उसका जो काम है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और ये कंज़्यूमर और ज्वेलर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो ख़ास तौर से विदर्भ और नागपुर में जो काम करता है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज अभी सबसे पहले तो ये इंडस्ट्री पहले लोग सिर्फ़ सोना खरीदने जाते थे हुँ, और पर्टिकुलर उनका एक फैमिली ज्वेलर्स रहता था और उसी से खरीद लेते थे। हुँ, लेकिन अभी काफ़ी चेंज आ गया है। हुँ, अब ज्वेलर्स में अभी नए जो ब ज्वेलर्स के यहाँ आने से पहले नए बच्चे पूरा अध्ययन करके आते हैं। हुँ, वो पूरा होमवर्क करके आते हैं। अभी सोने के साथ-साथ डिज़ाइन्स बिकती है। हुँ, तो ये एक बड़ा परिवर्तन हमने देखा है। अब आप बॉन्डिंग की बात कर रहे थे कि हमारे कस्टमर्स के साथ हम लोग कैसे उसको बॉन्ड करें। नॉर्मली फैमिली ज्वेलर्स के पास पहली पसंद लोग जाते हैं, जाते रहे हैं। उसके पीछे रीज़न भी है क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ कौन-सी ज्वेलरी चलती है, हमारा बजट किस तरह से सेट करना है, ह हमारे अभी ट्रेंड कौन-सी है। तो वो फैमिली ज्वेलर्स जानने के कारण या पहचान होने के कारण हुँ, वो थोड़ा-सा एक लीवरेज मिल जाता है उनके साथ हुँ, फ्रीली बात करने का। और जब से इस इंडस्ट्री में हॉलमार्क मैंडेटरी हो गया है, हुँ, इस वजह से सबसे ज़्यादा भरोसा हमारे ग्राहकों का उन फैमिली ज्वेलर्स पे काबू हो गया है या काबिज़ हो गया है कि वह अभी ये सोचते हैं कि हमने ली हुई ज्वेलरी एकदम सही मायने में सच है और गलत नहीं है। हुँ, तो उसमें सिंपल सी छोटी-छोटी बातें हैं ग्राहकों ने ध्यान रखने वाली। जब कभी भी कोई ज्वेलरी खरीदते हैं, तो उसपे अल्फ़ा न्यूमेरिक एक 6 डिजिट का एक नंबर होता है, हॉलमार्किंग जिसे कहा जाता है या एचयूआईडी कहा जाता है। हुँ, वो है कि नहीं उन्होंने चेक करना चाहिए। हुँ, उसकी प्यूरिटी उसके अंदर लिखी होती है 916, 916 मतलब 22 कैरेट। हुँ, अगर 18 कैरेट है तो 750 लिखा रहता है। हुँ, अब 750 कैसा है? वो उसका एक बहुत ही ईज़ी उदाहरण है। हुँ, कोई भी 100% डिवाइडेड बाय 24 करिए, तो हो गया 1 कैरेट। मल्टीप्लाई बाय 18 कैरेट करिए, तो हो गया 75%। इस तरह से आप कैरेटेज निकाल सकते हैं। आपके घर में आप अपने मोबाइल पे आपने डाल दिया है फ़ॉर्मूला, फ़ॉर्मूला तो फ़ॉर्मूला ही है। हुँ, वो ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए अलग तो नहीं हो सकता है। हुँ, 100 डिवाइडेड बाय 24 दैट इज़ 1 कैरेट क्योंकि 24 कैरेट इज़ द प्योरेस्ट। हुँ, तो 100 डिवाइडेड बाय 24 कैरेट मल्टीप्लाई बाय 22 कर दीजिए, 916 आ जाएगा। हुँ, तो ग्राहकों ने जब भी खरीदना चाहिए, बिल में खरीदना चाहिए, बिना विदाउट बिल खरीदना नहीं चाहिए, विद जीएसटी पेड ही बिल लेना चाहिए। उससे ग्राहकों को भी फायदा होता है कि उनके पास वो कागज परमानेंट रहता है। हुँ, आजकल कितनी चोरियां होती है, तो जब चोरियां होती है तो पुलिस वाला भी आपको वो बिल मांगता है। हुँ, तब अगर आपके पास बिल नहीं तो वो चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं होती। हुँ, उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो ऑलवेज कभी भी बिल उन्होंने जीएसटी पेड बिल लेना चाहिए, पक्का बिल लेना चाहिए, जिससे कि ग्राहकों के पास भी उसका रिकॉर्ड रहे और दुकानदार के पास भी रहे। हुँ, और जो भी उसमें प्योरिटी है वो बिल पे लिख के ले लेनी चाहिए। हुँ, उससे ट्रांसपेरेंसी पूरी आ जाएगी और ये इंडस्ट्री पहले से ही बहुत ट्रांसपेरेंसी वाली इंडस्ट्री है। हुँ, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर ट्रांसपेरेंसी कहीं है तो इस इंडस्ट्री में। हुँ, अब वो पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। एकमात्र ये इंडस्ट्री है जहाँ सोने का भाव पेपर में आता है, वजन आपको वेइंग मशीन में दिखाया जाता है, मेकिंग आपको अलग से बताई जाती है, हुँ, टैक्स अलग से बताया जाता है, यहाँ तक के कि इसमें हॉलमार्किंग चार्जेस 45 रुपीज़ लगते हैं, वो भी लिख के दिया जाता है बिल हुँ, पे। अब इससे भी आगे ये है कि बेचने के साथ-साथ हमारा काम बेचने का, हुँ, हमारी आने वाली पीढ़ी तक के इसे खरीदने की गारंटी भी हम ही देते हैं। हुँ, आज तक के किसी और बिज़नेस में ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कपड़े कहीं से खरीदा है तो मैं रिटर्न देने भी वहीं जाऊँ। हुँ, हमने मोबाइल लिया है तो मोबाइल भी रिटर्न वहीं, कार भी लेने जाता हूँ तो कार वहीं की वहीं नहीं बेच सकता, उसके लिए कहीं और जाना पड़ता है। हुँ, आप कोई भी टीवी ले लीजिए तो वहीं का टीवी वहीं नहीं बिकता है। हुँ, लेकिन ज्वेलरी इंडस्ट्री एक इतनी ट्रांसपेरेंसी वाली इंडस्ट्री है कि हुँ, यहाँ पे एक ही जगह में आपको हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ लिखा मिलता है। हुँ, आप देखिए मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल में आपको हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन देता है क्या कोई? कि हुँ, इसमें स्क्रीन इतनी की है, ये आईसी इतने की है, ये रिंगटोन इतने का है, ये चार्जर इतने का, इसका बॉडी कवर इतने का, कोई लिख के नहीं देता। हुँ, कार में भी कोई लिख के नहीं देता, स्टीयरिंग के पैसे इतने, स्पीडोमीटर के पैसे इतने, क्लच के पैसे इतने, गियर के पैसे इतने, सीट के पैसे इतने, डिक्की के पैसे इतना, कोई देता है क्या? नहीं देता है। वो डायरेक्ट एमआरपी वैल्यू पे देते हैं। लेकिन हुँ, ज्वेलरी इंडस्ट्री में आपको हर चीज़ का बाइफर्केशन दिया जाता है। हुँ, आपको अलग-अलग लिख के मिलता है। हुँ, सोने का भाव ये है, इसका वज़न आप देख लीजिए। हुँ, मेकिंग चार्जेस इतने हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आएगा। हुँ, जीएसटी इतना है, ये देख लीजिए इतना है। इसके हॉलमार्क चार्जेस इतने हैं, ये देखो इसमें लिखा हुआ है। तो हर चीज़ का ट्रांसपेरेंसी के साथ लिखना हुँ, इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र बनाता है और इसीलिए हुँ। हर कस्टमर की इच्छा होती है कि वो ज्वेलरी खरीदे। पर ग्रुप बट्टा क्यों काट लेते हैं आप लोग जब कोई वो सोना ज़माना बेचने जाता है? वो ज़माना गया।
हाँ। पहले और अभी में बहुत बड़ा अंतर आया है पिछले 10 से 15 सालों में। पहले आप देखिए, मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ। जब पहले दो कांचों को जोड़ना होता था ना, तो एरलडाइट आता था, आपको पता है ना, तो एरलडाइट दिखता था। सेम वैसी लकड़ी को अगर दो जोड़ना है तो फेविकॉल लगाना पड़ता था। अभी ऐसे केमिकल्स आ गए हैं कांच जोड़ने के लिए कि वो दिखता ही नहीं है, एक पानी जैसा होता है। तो सेम वैसे ही पहले जब ज्वेलरी बनती थी तो उसे दो मेटल को जोड़ने के लिए दूसरा तीसरा मेटल डालना पड़ता था, जिससे कि वो जॉइंट हो जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया है उसको। अभी जब से मैंडेटरी हॉलमार्किंग हो गया है, अभी वो बंद ही हो गया सिस्टम। और इस साल को मेरे ख्याल से इस बात को तो 15 साल से ज्यादा हो गया है। अभी कभी कोई बट्टा नहीं काटता है, जो वजन है उसके हिसाब से उसके पैसे मिलते हैं। इसमें इस वजह से मैं कहूंगा कि ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की एक बहुत ही बढ़िया पहल थी। इस वजह से ग्राहकों को भी ये जो टेंशन रहता था बट्टा कटने वाला, वो अभी खत्म हो चुका है। जो भी प्योरिटी आपकी, उसके हिसाब से आपकी वैल्यू मिलती है। और हर दुकानों में आजकल तो कैरेटोमीटर लगे पड़े, आपको गलाई करना है तो उनके यहाँ मशीन्स लगी पड़ी है। तो ट्रांसपेरेंसी के मामले में इस इंडस्ट्री से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी किसी और दुनिया में नहीं है। और सिंपल बात सोचिए, आप कोई और चीज़ खरीदी है आज, नॉर्मली आप, अगर मैंने उस समय की ज्वेलरी की भी बात कहता हूँ, अगर बट्टा भी किसी ने काटा होगा पहले की ज्वेलरी में, 10% काटा होगा, 15% काटा होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं ना। लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं आपको फिर से बताता हूँ, 5 लाख की कार लेने के बाद आप 5 साल बाद जाइए, 50% भी नहीं आता। आता है क्या? आप और कोई जैकेट ले लीजिए, आपने 5,000 का जैकेट लिया, आपको 1,000 नहीं मिलता है। आप घड़ी ले लीजिए, आप घड़ी 5,000 की खरीदेंगे, 1,000 नहीं मिलता है। तो वो चीज आप यूज करते। देखिए, गोल्ड को आप कमोडिटी की तरह मत सोचिए। गोल्ड एक रॉ गोल्ड है, उसमें कोई बट्टा नहीं रहेगा। आप ले क्या रहे हैं? ज्वेलरी। और ज्वेलरी में मैन्युफैक्चरिंग लॉसेस होते हैं, इसलिए उसकी मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है। इसलिए समझने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, बट्टा या मेकिंग, इस चीज को लॉजिक ये लगाते हैं कि हमारा नुकसान हुआ। सर, हम ज्वेलरी ले रहे हैं, हम कमोडिटी नहीं ले रहे। इन्वेस्टमेंट करना है तो कॉइन ले लीजिए, उसमें काहे का बट्टा, कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग उसमें ऐड होती है। और ये कॉस्टिंग आपको ईयर ऑन, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, 10 से 15% ही होती है। साल में तो 50% तक के रेट बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही एक साल में मेकिंग तो फ्री हो गई। इसलिए मेरा ये कहना है कि सबसे ज्यादा अगर ट्रांसपेरेंसी और सबसे ज्यादा अगर ट्रस्टफुल और सबसे पसंदीदा बिजनेस जिसे बहुत इजीली समझ सकते तो वो ज्वेलरी इंडस्ट्री है। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये समझा दिया। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों तक भी ये बात गई होगी। एक बढ़िया विकल्प के तौर पर आजकल व्हाइट गोल्ड का बड़ा चलन है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। और हम रेट भी देखते हैं तो जो पीला गोल्ड है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता है। तो ये व्हाइट गोल्ड जो है, ये क्या मटेरियल है और क्या इसकी वैल्यू जो ओरिजिनल गोल्ड है उतना ही है, उसी तरीके से है? देखिए, अभी सोने में ऐसा हो गया है कि पहले लोग पीला मतलब सोना ऐसे सोचते थे। अगर पीला नहीं है मतलब सोना नहीं है, सोना नहीं है। और उसकी चमक भी मतलब ज्यादा चमकीला भी रहे तो लगता था कि नकली सोना है। लेकिन अब पूरा चेंज हो चुका है। अब लोगों को कॉपर कलर मतलब रोज गोल्ड जिसे कहा जाता है, वो कलर पसंद करते हैं। पहले सोने में अगर हल्का सा भी टिंट भी आ गया कॉपर जैसा तो नकली बोला जाता था। अब उसमें अगर रोज गोल्ड है तो बोलते ये वैल्यूएबल है। तो ये अभी हमारी जो जनरेशन है उन्हें व्हाइट गोल्ड, रोज गोल्ड, पिंक गोल्ड, ऐसे ग्रे गोल्ड, तो ऐसे अलग अलग कलर के ज्वेलरी पहनने में इंटरेस्ट है। अभी मेरे पास चूड़ियां है, उसमें 4 कलर की 4 चूड़ियां है। एक है ग्रे कलर की, एक है पिंक कलर की, एक है रोज गोल्ड की, एक येलो। लोग पहनते हैं उसको, उनको अच्छा लगता है। यह मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र में येलो व्हाइट ज्वेलरी मतलब व्हाइट कलर का मेटल या व्हाइट गोल्ड प्लस रोज गोल्ड, ऐसे 3 का कॉम्बिनेशन है, रोडियम किया हुआ है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद आने लगी है। क्योंकि पहले कपड़े अगर आपने देखे होंगे आज से 50-100 साल पहले, तो हमारे पास कपड़े पहनना मतलब सिर्फ सफेद, दूसरा कोई कलर नहीं होता था कपड़ों में। लेकिन कलर में अभी आज कपड़े में इतने कलर्स आ गए हैं कि सब कलरफुल पहनते हैं। सेम वैसी ज्वेलरी में भी अभी कलरफुल ज्वेलरी का एक ट्रेंड आया है। पहले मीना किया जाता था, लेकिन अभी गोल्ड में ही ऐसे अलॉय आए हैं जो अलॉय अगर वो गोल्ड में मिक्स कर देते हैं हम लोग, तो जो हमें कलर चाहिए वो कलर हो सकता है विदाउट उनकी प्योरिटी को हैम्पर किए। क्योंकि प्योरिटी तो हॉलमार्क डिपार्टमेंट या BIS उसे चेक करता ही करता है। तो आप 22 कैरेट में भी, 18 कैरेट में भी, 9 कैरेट में भी और 14 कैरेट में भी या 21 कैरेट में, 20 कैरेट में भी आपको जिस कलर की ज्वेलरी चाहिए हम बना सकते हैं। तो ये आज की बहुत बड़ा इनोवेशन है।
और हमारे जो जेंजीज है वो इसके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। उन्हें वो पीला कलर पसंद नहीं है, उनको लगता है मुझे व्हाइट मेटल ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लेटिनियम लुक चाहिए उन्हें, तो वो ज्वेलरी पसंद करते हैं। तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। पर ये सस्ता क्यों होता है ओरिजिनल गोल्ड की तुलना में? व्हाइट गोल्ड नहीं, ऐसा उसका नहीं है। रेट हम जो गोल्ड है उसका कैरेटेज अगर कम है तो वो सस्ता होगा, लेकिन उसके और इसके रेट सेम ही हो गए। उल्टा ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। एक ज़रूरी सवाल आपसे ये है कि विदर्भ का जो सराफा इंडस्ट्री है उस पर हम बात कर रहे हैं। आप तो अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये तो आपकी बहुत गंभीर दायित्व बन जाता है कि आप ये जो सेक्टर है किस तरीके से नागपुर और विदर्भ में ग्रो करे उसको लेकर आप काम करें। एक चीज़ अब भी है कि डिज़ाइनिंग को लेकर जो है अब भी हम अपने यहाँ पे उस तरीके का नॉलेज, उस तरीके के कारीगर जो हैं उनको तैयार नहीं कर पाए। आज भी हम जाते हैं इतवारी में, हम देखते हैं कि जो सोने पर कारीगरी करने वाला जो वर्कर है वो कहीं बाहर का होता है। उसमें मोस्टली जो है कलकत्ता से जुड़े हुए लोग हैं। मतलब हमारे यहाँ उस तरीके का एक्सपर्ट लेबर नहीं है। ये क्यों है इस तरीके की स्थिति और ये कब तक बदल सकती है? देखिए, इसके लिए स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ऑलरेडी वर्किंग कर रही है। अगर मैं विदर्भ में बोलूँ तो एडवांटेज विदर्भ करके यहाँ पे ऑलरेडी गडकरी साहब का वो ब्रेन चाइल्ड था जो हम अभी कर रहे हैं, मैं उसमें ट्रस्टी भी हूँ। हमारे आशीष काले जी और डॉक्टर विजय शर्मा जी इसे लीड कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें भी काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कारागिर पर्टिकुलर कलकत्ता साइड के होते हैं, निश्चित तौर पे बंगाली कारागिर इसमें बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं और वो यहाँ पे नॉर्मली काम करते हैं। और वो जिस तरीके से कारागिरी कलकत्ता वर्क वाला कारागिरी है वो सबको पसंद आती है। इस वजह से उनका थोड़ा-सा इसमें वर्चस्व रहा है और इतवारी में भी बंगाल के बहुत सारे कारागिर काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र के जो पुराने कारागिर है वो कहीं पीछे रह गए। उनकी डिमांड मार्केट में कम होने के कारण, वो थोड़े से कम लोग होने के कारण थोड़ा-सा उनका कहीं न कहीं मतलब कहूँगा कि एक रह गए हैं पीछे। लेकिन उसके लिए ऑलरेडी हम लोग एज़ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते, नागपुर सराफा एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट होने के नाते, हम लोग यहाँ पे नागपुर में गडकरी साहब के कोशिशों से, और गडकरी साहब का भी सपना है कि नागपुर में गोल्ड क्लस्टर बने। तो हमने ऑलरेडी उसकी तैयारी शुरू कर ली है, कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी क्लस्टर बनाना इतना ईज़ी नहीं होता। हार्ड नहीं है लेकिन ईज़ी भी नहीं है। मैं चाहूँगा कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल वो बन जाए और उसके लिए हमारा काम चालू है। तो जिस दिन क्लस्टर बन जाएगा तो 100% यहाँ के कारीगरों को किस तरीके से नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नई कारागिरी कैसे करें वो सिखाया जाएगा। स्किल हमारे जो नए बच्चे हैं उन्हें यह स्किल सिखाया जाएगा कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में क्या-क्या कोर्सेज कर सकते हैं। इसमें डायमंड को लेके कटिंग, पॉलिशिंग, या सोना कैसा पहचानना, या सोना खरीदते समय में क्या ध्यान देना, सोना बेचते समय में क्या कस्टमर ने देखना, बनाते समय में क्या चीज़ ध्यान देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए, ये सब का एक प्लानिंग है और ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो अभी जो आप लोग डिज़ाइन करते हैं या डिज़ाइन बनाते हैं, ये कहीं बाहर से बन के आती है या अपने यहाँ ही उसको आप बनाते हैं या मशीन में डिज़ाइन बनती है? किस तरीके से डिज़ाइनें बनती हैं? और ये देखते हैं कि बड़ा आकर्षक कलेवर एक ज्वेलरी का हो जाता है। वैसे भी उदाहरण के तौर पे दूँगा, अभी कोई भी दुकान में अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाइट शर्ट रख देता हूँ, तो सिर्फ व्हाइट शर्ट वाला कस्टमर आएगा मेरे पास। लेकिन अगर मैं सभी ब्रांड के, सभी डिजाइन्स के, सभी कलर के डिजाइन्स के अगर शर्ट रखता हूँ तो मेरे पास सब क्लाइंट के कस्टमर्स आएंगे। वैसे ही ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी अभी अगर मुझे कलकत्ता ज्वेलरी रखना है तब भी मुझे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके कस्टमर्स अलग आएंगे। साउथ इंडियन ज्वेलरी होती है जो टेम्पल टाइप की होती है, वो भी मुझे रखना है, क्योंकि आजकल महाराष्ट्र में टेम्पल ज्वेलरी पसंद की जाने लग गई है। अभी मैं अगर देखता हूँ कि हमारे यहाँ तासकाम की येलो ज्वेलरी जो है वो भी हमें रखनी है, कोल्हापुर की ज्वेलरी रखनी है, जैसे बंगाल की बोला वैसे राजकोट की ज्वेलरी बहुत फेमस है, वो हमको रखना है, जयपुर की रखना है। तो एक तरह से सभी प्रकार के जब हम लोग फूल इकट्ठा कर ले तो एक तो जाके बुके बनता है। तो वैसे रिटेल में हमारे पास सभी टाइप की ज्वेलरी हमें मेंटेन करनी होती है, तब जाके कस्टमर जिसे जो पसंद है, जो जिनके पॉकेट में बैठ जाए वो खरीदता है। तो ये सभी ने शुरू कर लिया और इसीलिए रिटेल में जिसके पास अच्छी डिजाइन्स रहेंगी, जिसके पास ज़्यादा वैरायटी रहेंगी, कस्टमर वहाँ जाएगा। आज का बिजनेस अगर सही मायने में अगर जिसे अच्छी तरीके से बढ़ाना है तो 5 चीज़ें लगती है: क्वालिटी, क्वांटिटी, ट्रस्ट, सर्विस और ट्रांसपेरेंसी। ये 5 चीज़ें जिसके पास है उसका बिजनेस आगे।
तो ये ज्वेलरीज़ जो है आप लोग जैसे जोधपुर का आपने उदाहरण दिया, वहाँ की कोई ज्वेलरी है तो वहाँ से तैयार होके आप तक पहुँचती है, ये यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है? देखिए ज़्यादातर तो वहीं से बन के यहाँ आती है, लेकिन कुछ कारीगर यहाँ पे भी होते हैं। अगर कुछ चीज़ों का किसी का ऑर्डर है, छोटी-बड़ी करना है या साइज़ में चेंज करना है या ऐसी ज्वेलरी के 2 बनाने हैं, तो यहाँ पे भी बनती है। हुँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनती है, बट इतना है कि वहाँ की जो स्पेशलिटी होती है बनाने की, वो एकदम स्पेशल होती है। हुँ, तो वहाँ से मोस्टली बन के आती है और हर एक के अपने-अपने कारीगर अलग-अलग होते हैं। अगर मैं राजस्थान के कारीगिरी देखूँ तो वो बहुत ही अलग है, बंगाल की अलग है, पश्चिम महाराष्ट्र की अलग है, विदर्भ की अलग है। तो हर एक की अपनी-अपनी महारत है। तो सभी ज्वेलरी के अपने यहाँ हमारे यहाँ रखना और उस ज्वेलरी को ग्राहकों के सामने प्रस्तुत करना, ये सभी से ज़्यादा बड़ा रिटेलर का काम होता है और वो इसका फ़ायदा भी कस्टमर को भी मिलता है और दुकानदार को भी मिलता है। एक सवाल आपसे ऐसा है कि आप एक ब्रांड के तौर पर अपने प्रोडक्ट को रिप्रेज़ेंट करते हैं, उसको लीड भी कर रहे हैं। ब्रांड लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुँचे तो इसका एक तो स्किल होता है, मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता है और उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हो जाता है एडवर्टाइज़मेंट। आपके यहाँ ये मार्केटिंग की एडवर्टाइज़मेंट और इसकी प्लानिंग तैयार करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? हम देखते हैं कि बड़ा यूनिक आइडियाज़ आप लेके आते हैं और खुद सीएम साहब ने 1-2 कार्यक्रम में आप लोगों ने जो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी रखी, उसकी तारीफ़ उन्होंने की। तो ये बनाता कौन है? कौन तैयार करता है? हाँ, बिल्कुल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी इन्होंने हाल ही में बहुत तारीफ की हमारे इस एडवर्टाइज कैंपेन की हुँ, और सेम ऐसे ही गडकरी साहब हमारे नेशनल लीडर है वो हुँ, उन्होंने भी इसकी तारीफ की थी और निश्चित तौर पे आपदा में अवसर को ढूंढना ये हुँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बोलते हैं हर बार हुँ, तो कहीं ना कहीं ये प्रेरित उन्हीं उन्हीं से हुआ है हुँ, और मुझे आज भी याद है कोविड के दरमियान की बात है और कोविड के दरमियान जब अचानक लॉकडाउन आया था हुँ, तो लॉकडाउन आया तब हम लोग बड़े इसमें पड़ गए कि यार करें कैसा अभी क्योंकि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट का कोई मटेरियल रेडी नहीं है हुँ, और तब आपको याद होगा दुकानें 2 घंटे 4 घंटे खुलती थी। हुँ, तो उस समय में हमारे पास ऐसा कुछ शूट रेडी नहीं था क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि हुँ, कोविड आने वाला है। हुँ, तो हमने कोई अपने पास पहले से तैयारी करके रखी नहीं थी हुँ, और दुकानें 3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए जब खुलती थी, हुँ, तो हम हमारे ग्राहकों को किस तरीके से हमारी प्रोडक्ट को पहुँचाएँ, हुँ, ये हमारे लिए एकदम चैलेंज बन गया था। हुँ, तो तब हमने ऑनलाइन बिज़नेस भी किया था, बट साथों-साथ तब एक ख़ास बात हमें देखने मिली थी, जितने भी शहर के होर्डिंग्स थे, हुँ, वो बहुत ही सस्ते रेट में हमें अवेलेबल मिल गए थे। हुँ, तो नॉर्मली अगर कोई होर्डिंग का ₹100 स्क्वायर फीट का रेट होगा, हुँ, तो वो हमें उस समय में ₹5 पर स्क्वायर फीट में मिलने लग गए थे। हुँ, तो वो कॉस्टिंग जो जिस होर्डिंग की 25,000 50,000 थी, वो हमें 5,000 में मिल रहा था। तो हम लोग ने शहर के सारे होर्डिंग्स बुक कर डाले, हुँ, क्योंकि हमें तो ये पता था 3 घंटे के लिए क्यों नहीं है, लेकिन कस्टमर बाहर तो जाने वाला है। हुँ। हमने सभी नहीं, पर शहर ये के आइडिया कैसे आया? हम देखते हैं कि अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जहाँ फेस वैल्यू जो है उस पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहता था। इसी को ये हुँ, आगे ले जा रहा हूँ। तो हमने तो ये कर लिया, अब होर्डिंग्स तो ले लिए, तो अब इसके लिए शूट कहाँ से करें? क्योंकि हुँ, गवर्नमेंट के इतने नॉर्म्स थे कि आप शूट करना या ट्रैवल करने के लिए कोई अभिनेत्री या कोई हाँ, मॉडल आने को तैयार नहीं थे। हुँ, तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठे थे और चर्चा कर रहे थे हुँ, कि करें कैसा? तो ऐसे ही श्रीमती ने बात कही हुँ, और वो सभी फैमिली मेंबर्स ने मान ली हुँ, कि हम ये कर सकते हैं। तो हमारे ग्राहकों को ही हम ब्रांड एम्बेसडर क्यों ना बनाएँ? हुँ, तो ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे खाना खाते-खाते बात निकली, चर्चा निकली और हुँ, चर्चा से ये बाहर निकला और उसके बाद हम लोग ने सबसे पहले एक पायलट शूट किया हुँ, और वो बहुत अच्छा लगा और शंकर नगर स्क्वायर पे हमने सबसे पहले वो होर्डिंग लगाई हुँ, और उसे सबने सराहा। हुँ, तो फिर हमने हमारे जितने भी हैवी और अच्छे कस्टमर्स हमारे एलीट कस्टमर्स हैं, उन सबको हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने भी हाँ बोला कि हुँ, हमने शूट करके पूरे शहरों में उनके होर्डिंग्स लगाए, हुँ, जिससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ा हुँ, कि हमारे में से ही कोई लोग हमारे होर्डिंग में है, हुँ, हमारे एरिया से है, हमारा आदमी है और हमारा ज्वेलर है। हुँ, तो ये जब अपनापन आपस में कनेक्ट हुआ, इस वजह से लोगों का अटूट विश्वास रोकड़े ज्वेलर्स पे बैठा और इस तरीके के और भी हमने प्लानिंग लाई। फिर हमने अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आपने देखा होगा अभी इलेक्शन के समय लाडली बहना ऑफर चला, लाडली बहना कैंपेनिंग चला था। हुँ, हमने उसमें से प्रेरित होकर लाडली बेटी कैंपेनिंग चलाया। हुँ, अभी हम एक और कैंपेनिंग चला रहे हैं कि ये दिवाली रोकड़े वाली। हुँ, तो ये कहीं न कहीं कनेक्ट होता है। हुँ, तो ये ऐसे ऑफ़र्स ये ऐसे
प्लानिंग इसलिए आती है क्योंकि हम हमारे सभी मैनेजमेंट के टीम के लोगों को लेके बैठते हैं और इस पे चर्चा करते हैं। चर्चा में मंथन करते हैं तो कहीं ना कहीं अमृत निकलेगा ही निकलेगा। तो जिस तरीके से कोविड में हैप्पी कस्टमर कैंपेनिंग हमने स्टार्ट की, पहले पायनियर हम है, उसके बाद बहुत से दूसरे ज्वेलर्स ने भी या दूसरे बिजनेस के लोगों ने इसे कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन बावजूद असल तो असल होता है, नकल नकल ही रहेगा। तो इसलिए रोकड़े ज्वेलर्स माना जाता है कि कुछ भी नया और इनोवेशन करना है तो रोकड़े ज्वेलर्स ऑलवेज करता है। हमने जेम्स बॉन्ड कैंपेनिंग चलाई, जैसे जेम्स स्टोन को लेके हमने लाडली बेटी ऑफर चलाया, हमने अभी ये दिवाली रोकड़े वाली कैंपेनिंग चलाया। तो हर बार हम लोग हमारे ग्राहकों के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं और हम लाते रहने वाले हैं। हमारे पास आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है क्योंकि हमारे पास हमारे ग्राहकों का विश्वास है। नहीं, पर ये भय नहीं था कि अब हम देखते हैं कि अपने ब्रांड को बेचने के लिए जहाँ लोग अलग अलग तरह के हीरो हीरोइन को अपने होर्डिंग्स में, अपने कैंपेन में जगह दे रहे हैं, वहाँ पर आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, तो वो ये आइडिया हिट करता है नहीं करता है, या पैसा लग जाएगा, पता चला कि वो कैंपेन जो है वो फ्लॉप हो जा रहा है, इस तरीके की कुछ बातें थी क्या? नहीं, या बिल्कुल हिट ही होने वाला है ऐसा पता बिल्कुल था? नहीं थी। ये जब आइडिया आया तब मुझे पता था कि अगर मैं किसी हीरो को ले लेता हूँ या हीरोइन को ले लेता हूँ तो वो हीरो जरूरी नहीं कि मेरी ज्वेलरी पहने, वो शूट के लिए पहन सकता है लेकिन परमानेंट नहीं पहनेगा। लेकिन हमारे ग्राहक ही हमारे देवता है, हम हमारे ग्राहकों को ही भगवान मानते हैं। और उन लोगों को अगर मैं बोलूँ और वो ऑलरेडी मेरी जो हमारी ज्वेलरी पहन रहे, तो उनको अगर मैं शूट करके उनको अगर होर्डिंग्स पे लेता हूँ तो 100% हिट होना था। उसका सबसे खास कारण है कि अगर कोई परिवार का फैमिली फोटो वहां लग रहा है तो सोचिए हर परिवार के कम से कम 100 लोग पहचान के होते हैं। वो 100 लोगों को आके दिखाएगा कि देख मेरा होर्डिंग लगा है। मुझे आज भी याद है, एक हमारे सरदार फैमिली थी, उन्होंने उनका होर्डिंग मैंने लगवाया था और उनका उस समय में एनिवर्सरी था। उन्होंने रात में 12 बजे होर्डिंग के नीचे केक काटा। तो इतना कनेक्ट लोगों ने किया उसको कि यार जब कभी भी रास्ते से जा रहे हैं, अरे यार ये तो ये फैमिली है, अरे ये तो मेरे एरिया की फैमिली है, अरे मैं तो इनको जानता हूँ। तो वो जो कनेक्ट होता था ना, तो वो उन परिवार को भी अच्छा लगता था और उनको भी अच्छा लगता था कि हमारे में से जो कोई है जिसे मैं जानता हूँ, जिसके साथ मैं कनेक्ट हूँ, ऐसा आदमी इस होर्डिंग पे। तो ये कनेक्ट एकदम सुपर डुपर आइडिया था, तो मुझे कहीं पर भी भय नहीं था। और देखिए थोड़ा सा हिम्मत तो करना पड़ता है। अगर उस समय में हमने हिम्मत नहीं की होती तो शायद किसी और ने हिम्मत कर लेता, तो वो आज जो बेनिफिट है कि ये पायनियर, इस कैंपेनिंग के पायनियर हमें हमारी कॉपी लोग कर रहे हैं या हम ओरिजिनल है, तो वो मुझे आज मिला नहीं होता। तो आज वो कॉन्फिडेंस हमें मिलने के पीछे कहीं ना कहीं इसके लिए चिंतन मंथन तो रोज करना पड़ता है। जब कभी भी हम लोग अपकमिंग कैंपेनिंग को लेके बात करते हैं तो हमारा पहले से हम लोग बैठते हैं और सोचते हैं, फिर हम लोग उसमें से ढूंढना शुरू करते हैं कि इसके लिए बेस्ट क्या हो सकता है। तो उसी में से एक वो परिवार में से निकला हुआ या प्रोडक्ट था और इसे बेसिकली पहले तो मैं खुद ही हैंडल करता था। अभी मेरा बेटा है पारस, वो इसे चेक करता है और वो इसे रन करता है और हमारी टीम, मैनेजमेंट की टीम भी बहुत मजबूत है जो इसे साकार कर देती है। अच्छा, अब तक की जो आपकी यात्रा रही है उसको आप किस तरीके से रेखांकित करते हैं, किस तरीके से बताते हैं, किस तरीके की ये पूरी यात्रा रही है, और आगे चल के आप अपने ब्रांड को, अपने वेंचर को लेकर क्या कुछ सोच रखते हैं कि किस स्थिति में उसको आप देखना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं? देखिए यात्रा तो बहुत कठिन होती है, इतनी इजी नहीं होती है, क्योंकि कहना पड़ता है ना कि अगर आपको तरक्की करनी है, आपको इस मुकाम पे जाना है, तो आपको उतार चढ़ाव पूरी जिंदगी के सहन करना होता है। और एक दिन की जर्नी होती नहीं है ये। और जब आप रातों से लड़ते तब जाके बातों से लड़ सकते हो आप, नहीं तो लड़ नहीं पाओगे। ये सीधा इसका सार है। और पहले स्टार्टिंग में जब हमने हमारी छोटी सी दुकान थी तो वहाँ से जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो अप एंड डाउन तो निश्चित तौर पे आना ही आना है, होता है, लेकिन हौसला मजबूत रहा तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों सक्सेस होता ही है। और मैं तो ये मानता ही हूँ कि ऊपर वाला हर एक की ज़िंदगी में लॉटरियाँ निकालता है। उस लॉटरी को सही समय पे उसे मटेरियलाइज करना या उसे अपने फेवर में करके लेना, ये अपनी इच्छा होनी चाहिए। और इसीलिए शायद मैं कहता हूँ हर बार कि अगर कोई दिल से अगर कोशिश करता है किसी कोई चीज साकार करने के लिए, डायलॉग भी है शाहरुख खान, तो सभी लोग उसमें लग जाते हैं। कायनात पूरी मदद करती है, तो वही कायनात ने सबने मदद की है मुझे, यही कहूँ। नहीं, पर ये कायनात
सबकी मदद करती है क्या? और सबको समझ में आता है कि ये अपना हिट पॉइंट है, यहाँ पर आपको आपके डिसीजन, बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है और ऑलवेज़ मैं कहता हूँ डिसीजन राइट और रॉन्ग नहीं होता। डिसीजन डिसीजन होता है, टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। हुँ, तो ये मैं रतन टाटा की एक बुक में मैंने पढ़ा था, टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। हुँ, डिसीजन गलत सही नहीं होता है। मुझे याद है आज भी कि बड़ी से बड़ी दुनिया में अगर कहीं आग लगी हो तो एक स्पून चम्मच से भी बुझ सकती थी। वो सही समय पे एक चम्मच पानी वहाँ अगर डाल दिया जाता तो वो चिंगारी ज्वाला नहीं होती। तो वो सही समय को सही समय पे यूज़ करना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई और करने से पहले अपन करेंगे तो शायद हमें ये फर्स्ट राइट मिलेगा और मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी आज भी है। हुँ, आज हम लोग केवल विदर्भ तक के सीमित हैं। हम आने वाले दिनों में अपने आप को महाराष्ट्र तक के ले जाने की इच्छा शक्ति रखते हैं हुँ। और कोशिश जारी है कि जिससे कि हम जो ग्राहकों ने हमें विश्वास दिया है, वो विश्वास हम लोग धीरे-धीरे बढ़ाते हुए एक शोरूम से आज हम लोग 8 शोरूम तक के पहुँच गए और 8 से हम लोग जल्द से जल्द 15 शोरूम तक के पहुँचना चाहते हैं, उसकी हमारी जर्नी स्टार्ट है। किताबें पढ़ते हैं आप? या पसंद है अ, किताबें पढ़ना या पसंद तो है लेकिन समय की कमी पड़ जाती है तो कई बार फिर सुन लेता हूँ किताबों को। अच्छा, तो तो उसमें से फिर कुछ आ जाता क्या है। करना ज़्यादा पसंद आता है? पिक्चरें देखना, गाने सुनना, खेलना या कुछ तो ऐसा होगा कि मतलब नहीं अपने काम के जनरल अलावा देखिए अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए कुछ तो बिल्कुल, करते होंगे आप? बिल्कुल मैं रात को गाने सुनता हूँ, रिलैक्स पुराने गाने जिसमें जीवन का सार होता है हुँ, और आज ही मैं एक गाने को गुनगुना रहा था ऐसे ही कि मेरे हुँ, स्टाफ के साथ हमारी आज मीटिंग थी हुँ, कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हुँ, सलाम कर प्यारे वो वाला गाना है ना अमिताभ हुँ, इसका हुँ, राजेश खन्ना का, हुँ, तो वो गाना मैं गुनगुना रहा था और सबको बता रहा था कि दुनिया ये है। हुँ, आप पीछे मत रहिए, आप अपना काम करिए, आपको आज नहीं कल आप कल नहीं परसों आपको रिज़ल्ट आ ही जाएँगे। हुँ, और मैं तो हर बार कहता हूँ, "ना थक कर बैठ, अभी उड़ान बाकी है, ज़मी खत्म हुई तो क्या अभी आसमान बाकी है।" हुँ, मैं ये इसलिए कहता हूँ कि ज़मी खत्म होगी मतलब पहले अपने आप को मैंने इतवारी तक सीमित रखा था, बाद में नागपुर किया, नागपुर से अभी मैंने भंडारा हम लोग ने स्टार्ट किया, भंडारा से अभी गोंदिया जा रहे हैं, हुँ, चंद्रपुर, यवतमाल, तो धीरे-धीरे हमारी ज़मीन को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो ज़मीन खत्म हुई तो क्या अभी आसमान बाकी का मतलब ये है कि हमारा दायरा हमको बड़ा करना है। हुँ, तो वो कोशिश जारी है और कोशिश करेंगे कि जो एक नागपुर से शुरुआत हुई है, वो पूरे महाराष्ट्र से भी आगे जाए और नागपुर को तो मतलब मुझे गर्व है अपने नागपुर पे कि आज देश में भी जो विचारधारा है नागपुर से चल रही है। हुँ, महाराष्ट्र की जो सरकार है वो भी नागपुर से चल रही है हुँ, और ज्वेलरी इंडस्ट्री भी है फिलहाल जब तक कि मैं अभी 1.5 साल चेयरमैन हूँ अभी और भी, तो वो दायित्व मुझे वो सौभाग्य मुझे मिला है उसके लिए भी मैं खुश हूँ। हुँ। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिली है मुझे, तो उसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और ग्राहकों की सेवा करने के लिए, इंडस्ट्री की सेवा करने के लिए ये मौका दिया। अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी को हम देखते हैं तो थोड़ी-सी जॉली टाइप की लगती है। तो कर्मचारियों के साथ में या जो आपके साथ में वर्कफ़ोर्स काम करता है, उसके साथ में आप किस तरीके से रिलेशनशिप को रखते हैं? आप अपने आप को एज़ अ बॉस किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं? आप थोड़े से हार्ड बॉस हैं या चिल वाले बॉस हैं या काम निकालना है तो उसका दूसरे ज़रिया है आपके पास में? क्या मतलब आप क्योंकि क्या है कि आपको 8 घंटे 10 घंटे जब आप काम करते हैं आपकी टीम के साथ में, तो उनके साथ में एक बॉन्डिंग भी बना के रखना पड़ता है और आपको ये पता चल जाता है कि यार मेरे साथ में 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 लोगों से काम करवाने का एटीट्यूड मेरा किस तरीके से हो सकता है या आगे वाला जो काम करने वाला है वो किस तरीके से एटीट्यूड से मेरे को बेहतर मैं जो ऑर्डर दे रहा हूँ या मैं जो चाहता हूँ वो करके दे दे सकता है। तो आप किस तरीके से अपना ये रखते हैं? देखिए आपने बोला आप जॉली लगते हैं, मैं हाँ, जॉली हूँ। अच्छा। पहली बात कि देखिए मैं अपने आप को जब अच्छा बोलूँगा तो मैं सही में अपने आप को भी अच्छा फ़ील करूँगा कि मैं अच्छा हूँ। हुँ, और रही बात किसी को अगर जज करना है तो बहुत ही ईज़ी तरीका है हुँ, कि वो अपने तबके के नीचे लोगों के साथ वो कैसी बात करता है। हुँ, अब नीचे का मतलब मैं किसी गलत एंगल पे नहीं बात हुँ, कर रहा हूँ मैं, नीचे हुँ, मतलब हो सकता है कि अपने से हुँ, छोटा भाई हो हुँ, या फिर अपने से छोटा कर्मचारी हो हुँ, या हायरार्की वाइज़ नीचे लेवल पे हो, वो हुँ, उनके साथ कैसे बात करता है उस पे सब डिपेंड करता है। हुँ, और कोई भी चीज़ लॉजिकली आप उसको समझा पाओ, हुँ, तो वो आपके लिए सब कुछ करेगा और एक बात तो मुझे वेरी क्लियर पता है, हुँ, अगर कोई गलत कर रहा है, तो हुँ, उसको अकेले में समझाइए हुँ, और अगर वो अच्छा कर रहा है, तो उसको 4 लोगों के सामने बताइए। हुँ, तो ये चीज़ है जिसने याद कर लिया तो उसके लिए उनके कर्मचारी भी जान लगा देंगे
आज हम लोग अपने कर्मचारियों के वजह से ही हम लोग इस तक यहाँ तक के पहुंचे, हम्म। क्योंकि हर जगह मैं तो मंगलसूत्र बेचना है तो मैं जाके खड़ा नहीं हो सकता, चेन बेचना है तो मैं खड़ा नहीं हो सकता, अंगूठी बेचना है तो मैं खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे स्टाफ के साथ उनको कैसे बात करना है, अगर हमारे स्टाफ ने हमने हमें अपना लिया तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई ताकत हमारे सेल को रोक पाएगी। तो ऑलवेज हम चाहते हैं कि उनको बूस्ट करके रखें, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको एक आत्मविश्वास दे कि हाँ हमारा बॉस हमारे साथ खड़े हैं। तो वो बेचारे कुछ भी मेहनत करके वो सेल में कन्वर्ट करके देते हैं। और मेरे एक दोस्त है वो ऑलवेज ये चीज कहते हैं, योर नेचर इज योर फ्यूचर। तो आपका नेचर अगर अच्छा है तो आपका फ्यूचर अच्छा है, अगर आपका नेचर अच्छा नहीं है तो आपका फ्यूचर खराब है। और अप एंड डाउन जैसे मैंने कहा तो होते ही रहता है, कभी कोई रिजल्ट हमारे फेवरेबल नहीं आते तो हम बात करते हैं, बात करके कोशिश करते हैं कि वो रास्ता निकल जाए। लेकिन दोनों तरफ से कन्वर्सेशन रहा तो ही इसका कुछ आउटकम निकलता है। ये ज्यादा समझने की जरूरत है और चिंतन मंथन करते रहना है। मंथन होता है तभी अमृत निकलता है। जितना विष निकलना था वो निकल चुका है, अभी अमृत ही अमृत निकल रहा है। तो मंथन हम लोग करते रहते हैं और हमारे स्टाफ ही हमारी ताकत है, वही हमारा परिवार है। और हम उनको कभी भी एम्प्लॉय नहीं समझते और उनको अपना परिवार का हिस्सा करके ही हम लोग उनको ट्रीट करते। और मुझे लगता है कि वही है जो सही मायने में हमारे ग्राहकों को सर्व भी करते हैं और रोकड़े का जो ब्रांड नेम है उसको वहां तक के पहुंचाते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, इसीलिए सपोर्ट किया होगा शायद कि हमारी तरफ से उनका एटीट्यूड बहुत ही क्लियर है। हम उन्हें कभी भी एम्प्लॉय नहीं समझते, हम उनको परिवार का हिस्सा समझते हैं। आपकी ये बात सुन के मेरे को एक बात याद आ गई कि किसी एक बड़े आदमी ने बोला है कि किसी व्यक्ति के स्वभाव को आपको जानना है तो दो चीजें आपको हमेशा देखनी चाहिए कि एक तो उस आदमी के साथ में जो नौकर है उसका या ड्राइवर है वो कितना पुराना है, और दूसरा ये कि गुस्से में उसका व्यवहार किस तरीके से है, तो आप बेहतर तरीके से जो है उस व्यक्ति को जज कर सकते हैं। अब हम बातचीत के अंतिम पड़ाव में हैं, बड़ी अच्छी बातचीत आपसे होगी। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप आने वाले समय में विदर्भ के भविष्य को किस तरीके से देखते हैं, इस व्यापार के भविष्य को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि नागपुर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है और सोना भले ही आम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोजमर्रा के जीवन में ना रखता हो, लेकिन जीवन की पूरी यात्रा में सोना जो है या सोने का जो संचय है वो बड़ा महत्वपूर्ण रखता है, जो हीरे जवाहरात हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। तो आने वाले समय में आप किस तरीके से इस क्षेत्र में विदर्भ के या नागपुर के भविष्य को देखते हैं? देखिए, सोना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये बता रहा हूँ, आपने जैसे बोला कि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, जरूरत की चीज नहीं है, मैं मानता हूँ जरूरत की नहीं है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है ना सही मायने में, तो उसे कान को जो टोचना होता है ना वो भी सोने से टोचा जाता है। वो इसलिए टोचा जाता है कि यहाँ की जो नस होती है वो नस कहीं ना कहीं बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड सही करती है, पहली बात। दूसरी बात, घर से बच्चा बाहर जाने से पहले उसके कान छिदवाने पड़ते थे, क्योंकि पहले आपको याद होगा बलि प्रथा थी और कोई भी खंडित चीज की बलि नहीं दी जाती थी। और तब पता है आपको, नर बलि तक के पहले के जमाने में सुना है हमने। तो कान अगर छेद दिया तो उसकी बलि नहीं दी जाती थी। तो बच्चा घर से बाहर ना जाए इसलिए पहले सुनारों से कान टुचवाया जाता था। तो इसका मतलब यह है कि बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो या फिर उसको या पहला दूध भी पिलाना है या खाना खिलाना है तो उसे चांदी के चम्मच या सोने के चम्मच से खिलाया जाता था, क्योंकि वो नॉन बैक्टीरियल रहता था ये मेटल, और उससे उसका भविष्य अच्छा बने। या ऐसे बॉर्न विद द गोल्डन स्पून या बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, ऐसी उपाधि से उन्हें भविष्य उसका बने अच्छा, ये उसमें बात रहती थी। और जुबान पे ओम लिखा जाता था। तो बच्चा पैदा होने से स्टार्ट होता था सोने का महत्व। और खास बात यह है कि उसको नजर न लगे, इसलिए मनगटी में भी काले मनी के साथ सोने का मनी डाला जाता था कि नजर न लगे। ये तो हो गया दुनिया में आने की रीति। उसके बाद वो शादी होती तो मंगलसूत्र लगता है, फिर उसकी जरूरत पड़ गई। बाद में जैसी वो जीवन अपनी दिनचर्या में अपने जीवन को आगे ले जाता तब उसको इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड लगता है। ये गोल्ड उसको कल चल के अगर फ्लैट खरीदना है तो वही थोड़ा थोड़ा सेविंग करके वो बेच के वो फ्लैट खरीद सकता है, तो वहां जरूरत पड़ती है। फिर उसकी यहाँ शादी होती है बच्चों की तो वहां सोने की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक के कि जीवन का जो आखिरी क्षण होता है उस दिन भी सोने का मनी मुंह में डाला जाता है। तो जीवन का स्टार्ट होने से लेके तो एंडिंग तक के सोने का महत्व है। और रही बात विदर्भ में ज्वेलरी इंडस्ट्री को उद्धार और अपॉर्चुनिटी को लेके,
तो निश्चित तौर पे यहाँ एडवांटेज विदर्भ जैसी काम करने वाली एक संस्था ऑलरेडी है। जैसे कि मैंने कहा, हमारे गडकरी साहब इसे प्रेरित करते हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ, आज वर्ल्ड में या इंडिया में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जिनके 300-400 शोरूम्स है, वो ऐसे जगह से आते हैं जहाँ एयरपोर्ट भी नहीं है। बावजूद उन्होंने इच्छा शक्ति रखी तो कुछ बड़ा करने तो वो कर सके। तो हमारे पास तो सब कुछ है। आज हमारे पास जंगल है, हमारे पास कोयला है, हमारे पास टूरिज्म है, हमारे पास रोड अच्छी है, हमारे पास कनेक्टिविटी है, हमारे पास सेंट्रल, पूरा इंडिया का सेंटर है। लॉजिस्टिक के हिसाब से हम देखते तो हमारा सबसे मजबूत जगह अगर देखते तो नागपुर है। तो हर तरह से हमारे पास डायमंड क्रॉसिंग है। तो क्या नहीं है, हमारे पास हर कुछ है। तो मेरा एक ही कहना है कि भविष्य सबसे ज़्यादा उज्जवल अगर किसी का आने वाले दिनों में तो वो नागपुर का है। शायद मतलब बहुत बड़ी बात तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि कल चल के दिल्ली नागपुर न बन जाए, क्योंकि नागपुर एक सही मायने में सेफेस्ट एरिया है। जब आपने देखा होगा अभी बीच में अभी पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध चल रहा था, तो सेफ सबसे ज़्यादा देखा गया था नागपुर को। आपने देखा होगा अमृतसर तक के उन्होंने मिसाइल्स को या ड्रोन को उड़ाए थे, यहाँ तक के कभी आज नहीं है। तो सेफेस्ट अगर पूरे सिटी अगर पूरे इंडिया में कहीं है तो वो नागपुर है। तो इसलिए नागपुर का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ और इस नागपुर का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है। हमारे पास इतने अच्छे फिलहाल 2 बड़े नेता है, एक फडणवीस जी और गडकरी जी, कि उनके वजह से मुझे लगता है नागपुर आने वाले दिनों में देश का सबसे बड़ा कैपिटल में से एक बन जाएगा। कितना व्यापार साल भर में सराफा का हो जाता होगा नागपुर में, अगर कोई अंदाजा लगाया जा सके? नागपुर में तो मैं सेंट्रिक नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मोटा मोटा मुझे लगता है कुछ 10 से 15 टन का तो मिनिमम होता ही होगा नागपुर में। और ओवरऑल अगर मैं इंडिया का अगर बात करूँ, जैसे कि मैं आज काउंसिल में चेयरमैन होने का नाते मुझे नेशनल फिगर्स बहुत ही मुँह ज़बानी याद है। तो कुछ ये इंडस्ट्री 800 टन के आसपास इंपोर्ट करती है और 400 टन रिसाइकल होता है। तो 1200 टन के आसपास की ये इंडस्ट्री है। हर महीने 100 टन मिनिमम गोल्ड सेल होता है। और 100 टन अगर मैं देखता हूँ करीब ये जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है तो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो कहीं 500 किलो या 400 किलो हर महीने का गोल्ड बिकता है। चांदी क्यों इतना परेशान कर रही? सोना तो ठीक है कि सोने के भाव में आग लगा हुआ है, चांदी तो धातु भी अपने आप में शांत है, शीतलता देने वाली है, वो क्यों इतनी बढ़ रही है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। और पता है क्या, जब कोई माला माल हो जाता है ना तो तेरा सोना ही सोना हुआ ऐसा नहीं बोलता, तेरी चांदी चांदी हुई ये बोलता है। वो इसलिए बोलता है क्योंकि चांदी बहुत ज्यादा चमकीली होती है। चांदी की चमक के आगे बिजली ही फेल है, ये मैं कह सकता हूँ। और ओवरऑल चांदी का अगर मैं इंपोर्ट देखता हूँ, पिछले साल 7,000 टन इंपोर्ट हुआ है चांदी। और पिछले महीने 350 टन इंडिया में इंपोर्ट हुआ, जो कि पिछले महीने 700 टन इंपोर्ट हुआ है। तो चांदी बहुत ज्यादा डिमांडेड है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो ऐसा है, चांदी पहनना कहीं ना कहीं, आप बीच में देखिए बच्चों को चांदी पहनाई जाती थी, चांदी की चेनें बच्चों को पहनाई जाती थी। उसके पीछे यह है कि बच्चा शांत होता था, स्वभाव उसका मतलब माइल्ड हो जाता था। मोती पहनाया जाता था तो कहीं ना कहीं उसका स्वभाव माइल्ड किया जाता था। या बताया जाता है कि कुछ हमारे पूर्वजों ने समझाया या कुछ तज्ञों ने बताया कि चांदी की चेन या चांदी की अंगूठी या चांदी का ब्रेसलेट अगर बच्चे को पहनाते हैं तो उसका मन शांत होता है। तो इसलिए चांदी ज़्यादा बिकती है। महिलाएं बिंदिया से लेके तो पायल तक के चांदी की पहनते हैं। तीसरी चीज, चांदी को न्यू बेबी ऑफ द इंडस्ट्री भी कहा जाता है, यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द इंडस्ट्री भी कहा जाता है, न्यू गोल्ड ऑफ द इंडस्ट्री भी कहा जाता है। तो इस वजह से जिनका डीप पॉकेट नहीं है, जो खरीद नहीं सकते सोना, तो वो चांदी में ज्वेलरी खरीदते हैं क्योंकि उनको तो खरीदना तो है ही। चौथा सबसे प्रमुख कारण यह है कि इंडस्ट्रियल यूज चांदी का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिस तरीके से चांदी अभी इंडस्ट्रियल यूज, सोलार में बहुत ज्यादा यूज होने लगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में सबसे ज्यादा यूज होने लगी, और भविष्य तो यही दो है, सोलार और इलेक्ट्रिकल व्हीकल, यही भविष्य है। क्योंकि पेट्रोल अभी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, डीजल कम होते जा रहा है, या और दूसरे विकल्प कम होते जा रहे हैं। तो केवल और केवल इंडस्ट्रियल यूज में चांदी इज अ गुड कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। इस वजह से चांदी मोबाइल में यूज होती है, हर मोबाइल में यूज होती है। 300-400 मिलीग्राम हर मोबाइल में चांदी होती है, घड़ियों में यूज होती है। तो चांदी का जो सैटेलाइट में यूज होती है, ऐसी कोई चीज नहीं जहाँ चांदी यूज नहीं होती। तो ये यूज बढ़ जाने के कारण उसकी अवेलेबिलिटी भी कम है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से चांदी के रेट बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ अभी हमारे भारतीय संस्कृति में भी मैंने देखा है कि कम से कम जिनके यहाँ घर में एक बार साल में किसी ना किसी का तो बर्थडे होता है, घर में अगर एवरेज में 4 लोग देखता हूँ तो 4 वो थाली का सेट खरीदते हैं कम से कम
बर्थडे वाले दिन चांदी की थाली में तो खाया खाना, हम्म, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो एटलीस्ट उस जिंदगी में मैं चांदी की थाली में खाना तो खा सकूं। और चांदी की थाली में खाना खाने के अलग गुणधर्म भी बताए जाते हैं। बिल्कुल, आप पहले हमें भी याद है, हमारे दुकानों में पहले चांदी के ग्लास में पानी पिलाया जाता था। हम्म, अभी तो ठीक है, चांदी बहुत महंगी है, तो वो कस्टमर को याद रहता था कि चांदी के ग्लास में मैंने पानी पिया। हम्म, रजवाड़ों में पिया जाता था। तो वो चीज़ आज तो वो रहा नहीं, लेकिन हर आदमी किसी राजा से कम नहीं है। इसलिए चांदी की ज्वेलरी भी बिकती है, चांदी की यूटेंसिल्स भी बिकती है, चांदी के बर्तन भी बिकते हैं, चांदी के थालियाँ हम्म, स्पेशली वो बहुत ज़्यादा अभी चलन में है, वो जो कि पूजा के भी काम में आते हैं। हम्म, पूजा की थाली रखने के काम में आते हैं, कहीं न कहीं डिनर सेट के काम में आते हैं। तो चांदी का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण चांदी फिलहाल चमकीली है, और जिस तरीके के चांदी ने रिटर्न दिए है, हम्म, मुझे लगता है आने वाले दिनों में 2.5 लाख और 3 लाख रुपए प्रति किलो अगर चांदी चली जाती है, तो हम्म। कोई बड़ी बात नहीं है। ये बताइए कि अगर हम ऐसा एजम्पशन ही कर लें कि आज से आप यहाँ बैठे हैं हमारे स्टूडियो में और आज आप सलाह दे रहे हैं लोगों को कि सोना और चांदी आप खरीदिए। अब एक तो दो लोग होंगे देखने वाले हमारे दर्शक जो आपकी सलाह मान के खरीदेंगे और जो नहीं खरीदेंगे। तो आने वाले 1 साल के बाद में अगर हम इस तरीके से एजम्पशन कर लें सोने और चांदी के रेट की, तो क्या स्थिति रह सकती है कि मतलब क्या उसका भाव रहेगा? देखिए, भविष्य तो कोई बता नहीं सकता, 5 मिनट बाद बात क्या होने इसीलिए वाला है। मैंने बोला कि नहीं, एजम्पशन कर सकते हैं। मैं इसीलिए वो क्लियर करता हूँ कि 5 मिनट बाद क्या होगा, कोई दुनिया में कोई जानता नहीं है। हम्म, बट एजम्पशन यही है, इतिहास बताता है भविष्य क्या है। इतिहास सोने ने और चांदी ने इतना ज़बरदस्त दिया है पिछले 100 सालों में, कि अभी भी इसके ऊपर आप ट्रस्ट रख सकते हैं, और सोने और चांदी ने कभी किसी को निराश नहीं किया। हम्म, आज भी सोना और चांदी शिखर पे है, लेकिन ये शिखर यहाँ नहीं है, शिखर और आगे बढ़ने वाला है। हम्म, मुझे लगता है सोना 1.5 लाख हो सकता है बहुत जल्दी, और चांदी आपको 2 लाख रुपए प्रति किलो हो जाएगी। हम्म, इसलिए मेरा एक विनती है सभी से हम्म, कि जब कभी भी आपके घर में शादी हो या ऐसा कोई प्रसंग हो, बर्थडे हो, तो जितना हो सके वहाँ पे कॉस्ट कटिंग करिए, लेकिन जितना भी हो सके आप कहीं न कहीं अपने यहाँ, आपके अगर 2 बच्चे हैं, तो तीसरा बच्चा आप सोने और चांदी को पकड़िए। ये आपको कभी निराश नहीं करेगा। और ये सोना और चांदी हो सकता है आपके जो 2 बच्चे हैं, उनके भविष्य में जब कभी भी उनको अगर हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो यही इसी को बेच के उनका भविष्य बन सकता है। हम्म, तो इसीलिए अभी यंगेस्ट चाइल्ड भी कहा जाता है इसे, न्यू बेबी तो कहते ही कहते हैं, लेकिन जिनका डीप पॉकेट नहीं है, वो ये खरीदते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि तीसरा बच्चा आपके परिवार का हिस्से बनाइए, जो आपको कभी निराश नहीं करेगा। और अगर महंगाई की वजह से आप लोग डर भी रहे हैं कि कैसे हम लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए डाल के 1 तोला सोना खरीदें या चांदी खरीदें 1 किलो, तो एक विकल्प आजकल ज्वेलर्स ने ये भी दिया है कि आप एसआईपी की तरह जो है पैसे जमा करिए और जब आपका एक बड़ा अमाउंट हो जाए तो उस दिन आप अपना सामान उठा के ला लीजिए। बिल्कुल, ये सभी ज्वेलर्स लोग कर रहे हैं, और रोकड़े ज्वेलर्स तो बहुत ही एग्रेसिवली ये सब कर रहा है कि आप मंथ वाइज आप जमा करिए। और देखिए, भारतीय संस्कृति में मुझे हमारे जितने भी पूर्वज हैं या हम्म, हमारे पहले के जितने लोग हैं, उन्होंने जो परिपाटियाँ बनाई है ना, बहुत ही बढ़िया बनाई है। हम्म, जिस तरीके से हमारे यहाँ फेस्टिव सीजन स्टार्ट होते हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र आता है, फेस्टिव सीजन में क्या करना चाहिए, मीठा खाना चाहिए, वैसे सोना चांदी खरीदना चाहिए, धनतेरस में खरीदना चाहिए, गुरु पुष्य में खरीदना चाहिए, रक्षाबंधन में एक ज्वेलरी अपनी बहन को देना चाहिए, बहन ने भाई को देना चाहिए। अभी जैसे कि दशहरा हुआ, दशहरे में लोगों ने सोना खरीदा, अभी धनतेरस में लोग अभी से बुकिंग करना शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने एसआईपी तो करनी चाहिए, और एसआईपी अगर मैं तो बोलता हूँ इस साल तो खरीद लीजिए, लेकिन अगले साल की भी प्लानिंग अभी कर लीजिए कि एक सेविंग प्लान में आप अपना एक अकाउंट ओपन करिए, महीने के 5,000 10,000 फिक्स कर लीजिए, धीरे धीरे सेविंग करिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज अ फ्यूचर, और जो ये कर रहा है उसे बहुत फायदा हो रहा है। हमारे पास कुछ ग्राहक है जो हर साल एक ज्वेलरी बनाते हैं, उनको पता है कि साल के मैंने 11 महीने पैसे जमा करना है, 12वां महीना मुझे फ्री मिलने वाला है। तो 11 महीने वो पैसे देने के बाद ऑटोमेटिकली जिनका पैसे जमा हो जाते हैं, वो आते हैं अपने ज्वेलरी खरीद लेते हैं। हम्म, तो ये बेहतरीन तरीका है, और हर साल एक ज्वेलरी एटलीस्ट हर परिवार के प्रमुख ने खरीदना चाहिए अपने परिवार के लिए। हम्म। तो मिनिमम की बात कह रहा हूँ, और इसके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। पर 12वें महीने का जो इंस्टॉलमेंट है वो ज्वेलर्स अपने तरीके से देता है, तो वो भी तो लोगों के मन में सवाल होगा कि वो आखिर किस तरीके से दे रहा है। तो अपने प्रॉफिट में से शेयर करके कंज्यूमर को पास ऑन कर रहा है। 100% वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट में से ही कंज्यूमर को प्रॉफिट का शेयर कर रहा है, और उसके पीछे कारण भी है ना, उसी बहाने वो कस्टमर उसके यहाँ 11 महीने से जुड़ा है, सालों साल जुड़ता है। कोई भी चाहेगा मेरा भविष्य उज्जवल रहे, उसके वजह से मेरे पास फ्यूचर क्लाइंट मेरा पक्का हो जाए। हम्म, इस वजह से सभी ज्वेलर्स कर रहे हैं, रोकड़े ज्वेलर्स नो डाउट
पहले से करते आया है हम्म, और वी आर एग्रेसिवली वेटिंग फॉर ऑल कस्टमर्स कि उन्होंने अपना एटलीस्ट आप सिर्फ फ़ोन करिए, हम आपके घर आके अकाउंट खुलवा लेंगे हम्म, और आप अपना भविष्य 1 साल बाद जो आपको ज्वेलरी खरीदनी है, आज ही प्लान कर लीजिए। आपको मानिए कि आपको अगर 1.5 लाख की कोई चेन खरीदनी है और आपको पता है आज मेरे पास 1.5 लाख नहीं, लेकिन आप 10,000 रुपये पर मंथ धीरे-धीरे अगर दे देते, तो आप 11वें महीने में आपके जमा हो गए, 12वें महीने में चेन ले जाइए। हम्म, इसी बहाने आपकी एक चेन खरीदी हो जाएगी। सेम ऐसे मंगलसूत्र खरीद सकते हैं, सेम ऐसी कंगन खरीद सकते हैं, चूड़ियाँ खरीद सकते हैं। तो ये बहुत ही ईज़ी तरीका है और इससे बेहतर तरीका मैंने तो देखा नहीं है और ये टेस्टेड तरीका है और बहुत लोग ऑलरेडी इसे यूज़ करते हैं। चलिए राजेश रोकड़े सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी-अच्छी आपसे बातचीत हुई और मुझे लगता है कि आप जिस क्षेत्र से हैं जुड़े हुए, उसके बारे में बहुत हद तक जो हमारी जानकारियाँ हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुँची होगी। बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।